सो लास्ट क्लास हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में आईआरआर मेथड को एक दिन दे दिए पूरा। करेक्ट एवरीबॉडी? लंबा क्लास हुआ था और हमने जैसे बोला आपको हम ये 2 दिन थोड़ा एक्सटेंड करेंगे और बाकी 3 दिन थोड़ा छोटा क्लास रखेंगे। तो आज हम लोग का नया टॉपिक डिस्कस होगा और छोटा क्लास होगा। हमने लास्ट क्लास तक आईआरआर मेथड या वाईटीएम मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग केडी केपी सीख लिया। बड़ा आसान बात है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इनफ्लोज इज इक्वल्स टू आउटफ्लोज, यानी एक तरीके से ये बोल लो कि जो भी प्रेजेंट वैल्यू है आज का, यानी वो जो मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स, हाँ फ्लोटेशन कॉस्ट है तो नेट हो जाएगा, इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इंटरेस्ट एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन प्रोसीड्स। ये जो प्रेजेंट वैल्यू जिस रेट पे आएगा उस रेट को हम आईआरआर रेट ऑफ केडी बोलते हैं और उस हिसाब से ही हम कैलकुलेशन करेंगे। इंटरेस्ट को आफ्टर टैक्स करना मत भूलना। प्रेफरेंस डिविडेंड होगा तो ऑलरेडी आफ्टर टैक्स होता है, कुछ करने का दरकार नहीं है। इररिडीमेबल का तो फॉर्मूला टाइम वैल्यू ऑफ मनी से भी और अप्रॉक्सीमेशन मेथड से भी सेम है। तो इसका मतलब अप्रॉक्सीमेशन मेथड और आईआरआर मेथड अगर सम्स आता है तो पक्का रिडीमेबल वाला सम्स रहेगा, क्योंकि रिडीमेबल वाले केस में आईआरआर और आईआरआर और अप्रॉक्सीमेशन मेथड से अलग अलग आंसर आएगा। क्या डन है ना बात आप लोगों को? आइए अब डिस्कशन चालू करते हैं आज का नया टॉपिक के साथ। लास्ट क्लास हम लोग कोई सम्स होमवर्क दिए थे क्या आपको? ओके, तो वो डिस्कस कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 3। बड़ा ही आसान सवाल था। आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन नंबर 3, 4 सम्स है क्वेश्चन नंबर 3 में। ए बी सी डी दिखा आपको, 4 सम्स है ए बी सी डी। देखते हैं इस ए बी सी डी में क्या बात है। ऑनलाइन लाइव सब सुनाई दिखाई दे रहा है ना? बता दीजिए। अनुष्का, पल्लवी, प्रदीप्ता, मनीष, प्रखर, इंजमान, विपुल, यस वेलकम। आ जाओ। कितने लोग सुबह सुबह ब्रश भी नहीं किए यहाँ, बस उठ के और यहाँ नहाए बिना आए, नहाए बिना एक यही होगा, बिना नहाए बिना। वहाँ लगा ले, वहाँ पे जो जगह है ना उसको निकाल के या लास्ट वाले में लगा ले। यस बोल रहे बिना ब्रश किए बैठे हैं अनुष्का, अनीश, प्रखर और पल्लवी। ये लोग बिना ब्रश किए बैठे हैं। कृष्णेंदु, प्रदीप्ता। आइए क्वेश्चन नंबर 3, 4 क्वेश्चन ए बी सी डी। अ कंपनी डिबेंचर ऑफ फेस वैल्यू 100 बियर्स 8% कूपन। ओ माय गॉड, कूपन का मतलब इंटरेस्ट रेट, पक्का? द डिबेंचर ऑफ दिस टाइप करेंटली यील्ड 10%। यानी ये क्या है? जो उसका अभी का यील्ड है। 1 मिनट, यील्ड मतलब जो अपने निकालते हैं, बताइए आईआरआर, यानी ये कि वही एक तरीके से वो रेट हो गया जिससे हमें पीछे लेके आना। अगर कंसेप्ट को खुला रखे तो यील्ड वाला जो रेट होता है यानी आईआरआर होता है, वो क्या यूज आता है? कैश फ्लोज को कहाँ लाने में? पीछे लाने में। ठीक है, तो पूछ रहा है आज का मार्केट प्राइस क्या होगा। तो ये तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सवाल है। मतलब ये वापस से वही बात हो गया, यहाँ रेट नहीं निकाल के प्राइस निकालना है। अपने इस चैप्टर में तो ज़्यादातर फोकस किए थे, प्राइस पता है, कैश फ्लोज पता है, हमें वो रेट निकालना था, आईआरआर निकालना था। इस सवाल में तो आईआरआर दे दिया आपको, तो बस प्रेजेंट वैल्यू करके आज का मार्केट प्राइस क्या होना चाहिए वो निकालना है। तो ये तो सवाल वैसा ही हो गया जैसा क्वेश्चन नंबर हमारे लिए 6 था, जैसा क्वेश्चन नंबर हमारे लिए 4 था, मतलब 4 भी नहीं 6 ही था। तो बोलिए एवरीबडी 3 नंबर का आंसर निकाले हैं क्या? सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे कि मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू, यानी जो भी IV0 इज इक्वल्स टू, बताइए इंटरेस्ट 8 रुपीज़, 1 माइनस टैक्स है नहीं तो कुछ करेंगे नहीं, इनटू एनवीटी फैक्टर। करेक्ट एवरीबडी? एनवीटी फैक्टर। ईयर्स बताइए। ओ माय गॉड, क्या ये एक इररिडीमेबल डिवेंचर है? कैसे पता चला? सर टाइम ही नहीं है, यहाँ लिखना जाएंगे तो अटक जाएंगे। एएफ में ईयर्स क्या लिखे हैं? अटक जाएंगे। इसका मतलब ये कौन सा डिबेंचर है बताइए? इररिडीमेबल। अच्छा, इररिडीमेबल के केस में IV0 इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट अमाउंट ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स रेट नहीं पता, डिवाइडेड बाई आई इज कितना? 10%। और ये शायद फॉर्मूला
पहले से भी अपने जानते हैं और अब तो ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुइटी है ये, ए बाई आई। तो बताइए आंसर कितना हो गया, 80 रुपीज़। तो करंट मार्केट प्राइस ऑफ द डिबेंचर इज 80 रुपीज़। लिख लिए क्या सबको, ये सबको ये लिख लिए क्या, देखिए ठीक है, मैं समझ गया, पहले भी मैं मजाक कर रहा था, सॉरी। वो बोल रही है सर वीडियो क्लियर है इसलिए यस बोले, ब्रश के लिए नहीं, मालूम है मेरे को। नंबर बी, व्हाट वुड हैपन टू द मार्केट प्राइस ऑफ द डिबेंचर इफ द इंटरेस्ट ऑन द डिबेंचर्स राइजेस टू 16 एंड ड्रॉप्स टू 12। यानी ये एक बार क्या कर रहा है, न्यूमरेटर में आपको इंटरेस्ट का रेट चेंज कर दिया, तो बोलो 16/0.1 करके निकालना है, तो आंसर 160, और एक बार 12/0.1 करके निकालना है 120। तो बस मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा सर, 160, और सेकंड वाले केस में 120। कुछ हाथी घोड़ा वाला बात नहीं, मतलब ये सर मतलब बस तुमको ऐसी बेसिक्स टाइप का ही सवाल था। नंबर सी, व्हाट वुड बी द मार्केट प्राइस ऑफ द डिबेंचर इन सिचुएशन ए, यानी इसमें वापस आ जाएंगे। व्हाट विल बी द मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर इन सिचुएशन ए इफ इट इज अज्यूम दैट डिबेंचर वेयर ओरिजिनली हैविंग अ मैच्योरिटी ऑफ 15 ईयर्स। तो अब क्या ये एक रिडीमेबल डेट बन गया, एंड द मैच्योरिटी पीरियड इज 4 years अवे फ्रॉम नाउ। ओ माई गॉड, ये अच्छा सवाल है। आज इस बॉन्ड को मैच्योर होने में कितना टाइम बचा है, 4 साल, जबकि ये बॉन्ड ओरिजिनल कितने साल का था, 15 साल। मैं अगर इस पूरे सिचुएशन को समझाना चाहता हूँ तो मैं समझा रहा हूँ, सुनना। 0, 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15। जल्दी से बताइए, यहाँ से लेके यहाँ तक इंटरेस्ट मिलता है, बट हम क्या यहाँ खड़े हैं कि यहाँ खड़े हैं, सोच के बताइए। हम कहाँ हैं आज, व्हाट इज टुडे। टुडे तो सर 0 होता है, तो क्या हम यहाँ खड़े हैं कि हम यहाँ खड़े हैं। सर ओरिजिनल ये बॉन्ड 15 साल का था, बट आज के डेट के हिसाब से बॉन्ड और कितने साल का बचा है, यानी एक नया टाइमलाइन है सर। ये बॉन्ड का ओरिजिनल टाइमलाइन छोड़िए, यहाँ से लेके यहाँ तक एक नया टाइमलाइन है, और ये 11 मेरे लिए क्या है, 0, ये 12 मेरे लिए क्या है, 1, ये 13 मेरे लिए क्या है, 2, ये 14 मेरे लिए क्या है, 3, और ये 15 मेरे लिए क्या है, 4। क्या हमको यहाँ का मार्केट प्राइस मांगा है, यानी क्या ये सब बातें हो चुकी हैं, हाँ ये पास्ट हो चुका है। अब बताओ हमको अगर यहाँ का मार्केट प्राइस मांगा है तो अब हमको ये 15 से मतलब ही नहीं है। मेरे लिए अब मैच्योरिटी कितना है बताइए, 4 साल, और इस 4 साल में हमको क्या मिलने वाला है ए के हिसाब से, पार्ट ए के हिसाब से क्या मिलने वाला है बताइए, 8% करके इंटरेस्ट, यानी 8, 8, 8 और 8। करेक्ट एवरीबॉडी, 8, 8, 8 और 8। अगर इस तरीके से हमको इंटरेस्ट मिल रहा है और लास्ट में जाके पक्का क्या मिलेगा, रिडेम्पशन, कितने का नहीं बोला तो 100 पार, तो क्या मांगा है, 0th का प्रेजेंट वैल्यू। तो सर 11th ईयर में अगर प्रेजेंट वैल्यू मांगेगा तो उससे पहले वाला इंटरेस्ट का तो बात ही नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स क्या था बताइए, प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, जो भी फ्यूचर में मिलने वाला है उसका प्रेजेंट वैल्यू। पास्ट में जो मिल चुका है वो तो खत्म, तो अब इसका वर्थ जितना इसका फ्यूचर बेनिफिट है सिर्फ वही है। पास्ट में जो हो चुका है वो तो मिल चुका है, उसके लिए प्राइस थोड़ी इफेक्ट होगा। बताइए फटाफट, तो आज का मार्केट प्राइस निकालने के लिए क्या ये ओरिजिनल 15 ईयर्स तुम्हारे कोई काम का था, नहीं, तुम्हारे लिए सिर्फ 4 साल काम का है, और 8 रुपया मिल रहा है और 100 रुपया मिलेगा अगर तुम 11th ईयर पे एक डिबेंचर होल्ड करते हो। तो 11th ईयर के एंड पे अगर कोई ये डिबेंचर खरीदना चाहता है तो वो अगर कितना % रिटर्न अपेक्षा कर रहा है बताइए, 10%, तो वो इस डिबेंचर के लिए कितना प्राइस देने को राजी है। सर इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, एट दी रेट कितना बताइए, 10%। एवरीबडी 11th को क्यों 0 पकड़े समझ में आया, पहला। दूसरा, अब हम लिखेंगे 8 इंटू AF कितना %, 10% कॉमा बोलो 4, 10% कॉमा 4 प्लस 100 इंटू DF 10% कॉमा 4। बताइए क्या आया आंसर, चेक करो आंसर, एक सेकंड। हेलो, हाँ ठीक है, अभी इसका पहले आंसर बताओ, पहले 1 मिनट इसका आंसर बताओ सब कोई।
93.66 टाइप्स। चेक करो एक बार। अब बोलो अमित। अच्छा, DF10 क्या होता है? DF10 क्यों DF10 मतलब क्या है DF10? तुम क्या ये सारा वैल्यू, मेरे को एक सिंपल सा बात बता। मैंने ये बॉन्ड 01 पे खरीदा, ठीक है, मैंने, सुन लेना एवरीबॉडी, नवनीत मुंद्रा ये बॉन्ड 0 पे खरीदा, 11 साल ये बॉन्ड नवनीत होल्ड किया। 11th ईयर पे आके अमित बोल रहा है ये बॉन्ड हमको बेच दे, तो नवनीत मुंद्रा को अमित इस बॉन्ड के प्रति जो रुपया देगा वो किससे रिलेटेड कैश फ्लो से देगा? वो जो इंटरेस्ट जो मेरे को मिल चुका है, क्या उसके बदले भी अमित हमको वापस पे करेगा? हमको बोलेगा कि इंटरेस्ट तुमको मिला था तो वो इंटरेस्ट वाला चीज जो है वो तो तुम रख लिया, तो अब उसको क्या वर्थ का सामान मिलने वाला है बताइए, आने वाला 4 साल का। और अगर 11th ईयर के एंड में अमित वो पैसा ले लेगा तो नवनीत क्या खो रहा है मालूम? बताओ नवनीत क्या खो रहा है? वो 4 साल का इंटरेस्ट और रिडेम्पशन भी वो खो रहा है। क्या वो 100 रुपए का, हम तो डिबेंचर होल्डर बन गए और अब कंपनी किसको देगा वो 100 रुपया? बताओ अमित को। क्या अमित को हम ये बोले अमित सुन, जब वो 100 रुपया आएगा ना, 11 साल सिंस मैंने रखा था तो उसका प्रपोर्शनेट मेरे को दे देना, इतना माथा पच्ची नहीं करेगा कंपनी। कंपनी क्या बोलेगा, हम तो किसको देंगे? जो अमित को। अब तुम अमित से हिसाब कर लो, तो अमित से जब हम हिसाब करने जाएंगे हम अमित को क्या बोलेंगे, भाई उसका जो वर्थ है तुम आज ही दे दे हमको, मतलब तुम रख लेना 100 रुपया, हम क्यों माथा लगाए, तुम हमको क्या दे दे बता, आज उसके बदले का जो बनता है वो दे दे। तो उसके बदले का जो बनता है वो क्या है? 100 का प्रेजेंट वैल्यू कहाँ? 11th ईयर के एंड पे। और वो जो 4-8 रुपया तुम लेगा कंपनी से, और जो वो 100 रुपया लेगा, अगर तुमको 10% का रिटर्न चाहिए तो तुम इस बॉन्ड के प्रति कितना प्राइस देने को राजी है? इतना। वैसे ही अगर नवनीत मुंद्रा ये बॉन्ड बेचने जा रहा है और उसको अगर 10% चाहिए तो वो ये बॉन्ड कितने में देने को राजी है? 93.66। अब किसके पर्सपेक्टिव से बात हो रहा है? बात का बात है, मान लो इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से बात हो रहा है, यानी तुम्हारे, यानी तुम मेरे से खरीदना चाहता है तो तुम इस प्राइस, इस बॉन्ड के लिए कितना मैक्सिमम देने को राजी है? 93.66। और वहीं अगर सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम मिनिमम कितना चाहता है? 93.66। क्या बोलो, समझ में आ रहा है बात आपको? हम बोल रहे हैं ये मेरे को दे दे और बॉन्ड तुम रख ले, आगे का जो फ्यूचर कैश फ्लोज है अब तुम रख, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। बोलो डन हो रहा है कि नहीं बात? मेरा तो रिटर्न आ गया 10% करके आने वाला साल का भी। एवरीबडी कंसेप्ट क्लियर हो रहा है 93.66 का। अब बात करते हैं डी वही बात बोल रहा है जो आप जानते हैं। देखो अब क्या बोल रहा है, वुड यू परचेज, यानी ये अमित का बात कर रहा है कि नवनीत का बात कर रहा है? अमित परचेज करने का बात, यानी इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से, नया इन्वेस्टर के व्यू पॉइंट से बोल रहा है अमित, क्या ये बॉन्ड 90 रुपए में अगर नवनीत बेचना चाहता है तो क्या खरीद लेगा? बिल्कुल। क्यों? उसके लिए कितने का वर्थ का सामान है? 93.66। और सामने वाला कितने में बेचना चाह रहा है? बोला दे दे भाई, दे दे, आराम से दे दे, मेरे लिए तो ये मार्केट प्राइस कितना है? 93.66। हम तो मैक्सिमम कितना देना चाहते थे, तुम तो 90 में ही दे रहा है, तो ले दे दे मेरे को। तो बताइए विल वी परचेज दिस बॉन्ड? वुड यू परचेज दिस बॉन्ड? यस वी वुड परचेज दिस बॉन्ड, बिकॉज रीजन दो, ये क्या आया बताइए, इसको क्या बोलते हैं? IV0। बताइए इंट्रेंसिक वैल्यू 0 इज मोर देन व्हाट? बताइए P0। P0 कितना चल रहा है? 90, और IV0 कितना आया? तो मतलब द बॉन्ड इज ट्रेडिंग चीप, वी शुड गो लॉन्ग। याद आए लाइन? बेसिक्स में बोले थे बॉन्ड इज ट्रेडिंग चीप, वी शुड गो लॉन्ग। यस, तो ये 4th पार्ट का आंसर था। द बॉन्ड इज ट्रेडिंग चीप, वी शुड गो लॉन्ग, यानी वी शुड परचेज दी बॉन्ड। एवरीबडी क्लियर है क्या कंसेप्ट? तो ABCD में A B चिंदी था, C कुछ समझे और D उसके बेसिस पे आंसर किए। वेरी गुड प्रदीप्ता इंजमाम। एवरीबडी क्लियर हुआ IV0 कैसे आया? तो 15 साल का बॉन्ड से मतलब ही नहीं था, रिमेनिंग पार्ट से मतलब था। क्या क्लियर है? ये एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सवाल है, ये है ही नहीं इस चैप्टर का। तो सर इस चैप्टर में क्यों डाले? क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज हम इस चैप्टर में यूज किए और मेरा कोई टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोल के कोई चैप्टर नहीं था, तो मेरे को यहाँ करवाना पड़ रहा है। सर तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी पहले चैप्टर में हुआ करता था क्या? यस, बिफोर 2018, यानी बिफोर 2018 मतलब 2011, जब से मैं CA कर रहा हूँ, से लेके 2018 तक सिलेबस में क्या था बताइए? FM के TVM।
2018 में क्या किया, टीवीएम को फाउंडेशन में पटक दिया, मतलब एज अ टीवीएम एज अ चैप्टर को बोला फाउंडेशन में सीख लो, जबकि उस समय भी फाउंडेशन में था चैप्टर, बट उस समय नाम था सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एनविटी, चैप्टर का नाम टीवीएम नहीं था। 2018 ऑनवर्ड्स चैप्टर का नाम क्या दे दिया बताइए, टीवीएम। तो टीवीएम देने के कारण वहां पे हम ये सब बात सीखना चाहिए था, बट फाउंडेशन लेवल में बोलता है इतना हाई टेक बात इन लोगों को समझ में आएगा नहीं, तो वहां पे वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स बोल के एक टॉपिक तो डाला, बट उसको इज्जत नहीं दिया सम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको बुक्स में भी नहीं डाला वो लोग, उसको वो लोग एग्जाम में भी नहीं पूछता था, तो इस वजह से नवनीत मुंद्रा उसको पढ़ाता भी नहीं था, और ना तुम लोग को पढ़ाया गया होगा, बस ऐसे ही बोल दिया होगा, एक बार सिखा दिया होगा लास्ट में मिसलेनियस क्लास में, हमको याद है हम पढ़ाया था ये वाला बात कि वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड क्या होता है, और यही बोलता था आगे जाके पढ़ेंगे, तो आगे जाके आज वो चीज़ को अपने इन डेप्थ समझ रहे हैं क्या मतलब होता है उसका, बट उस दिन अपने उतने मेच्योर नहीं थे कि हम वो सब बात सीख सके। क्या डन है ना, उस समय हमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एनविटी वर्ड ही समझ में आता था, हमें वो सब नहीं समझ में आता था क्या आप लीजिंग पढ़ा रहे हैं, क्या आप कैपिटल बजटिंग बोल रहे हैं, क्या आप एनपीवी बोल रहे हैं। अब तुमको ये सब चीज़ समझ में आएगा क्योंकि धीरे धीरे अब आप उस लेवल तक पहुंच रहे हैं। क्या डन है ना बात आप लोगों को, तो अब जाके हम लोग उस टॉपिक को सीख रहे हैं। तो ये सब जो कंसेप्ट है, दिस इज ऑल अबाउट प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट, टीवीएम का चैप्टर है, बट मेरे पास डालने को कहीं नहीं था तो मैंने इस चैप्टर में डाल दिया। एवरीबडी गेटिंग माई पॉइंट। तो अभी तक हमने जो प्रैक्टिस किया, अब कई बच्चे बोलते हैं सर इस टाइप का सवाल आता है क्या एग्जाम में, तो अपने जो वो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स वाला सवाल किए ना, कौन सा नंबर सवाल बोलो तो, क्वेश्चन नंबर 5, ये 5 नंबर के लिए एक बार एग्जाम में आया है, यानी केडी केपी निकालने के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आने का चांस कम है। बट एक बार आया हुआ एग्जाम में, और कितने मार्क्स के लिए, तुम्हारे टर्म में मैं सोचता हूं 7 से 8 नंबर का कोई क्वेश्चन होगा, तो थोड़ा चांस कम है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, किससे केडी और केपी से। तब सर पढ़ा क्यों रहे इतना दिन से, 4 क्लास क्या आप हम लोग को ऐसी मजाक करा रहे हैं क्या, आप समझ नहीं रहे हो। मैंने क्या बोला, केडी केपी का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। इसका मतलब केडी केपी निकालना होगा ही होगा, बट वो और भी चीज आगे पूछेगा, और फिर उसके बाद वो याद है चैप्टर का थीम क्या था, क्या निकालना है, चैप्टर का थीम क्या था, हाँ क्या, कौन सा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक वर्ड था आगे, वर्ड भूल गए, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या वर्ड था बताइए। अभी तो हम सिर्फ किसका कॉस्ट निकालना सीख रहे हैं, डिबेंचर्स का। अब क्या सीखे, प्रेफरेंस का। अगला 2 किसका सीखेंगे, इक्विटी का और रिटेन अर्निंग्स का। क्या कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में अल्टीमेटली ये 4 चीज़ देख सकते हैं हम, क्या 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 क्या, इक्विटी, रिटेन अर्निंग्स, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स। तो ये चारों जो सोर्सेज ऑफ फंड्स है, इन चारों का पहले इंडिविजुअली क्या निकालना सीखेंगे, कॉस्ट, फिर क्या सीखेंगे, ओवरऑल कॉस्ट। तो सम्स पक्का क्या आता होगा, ओवरऑल कॉस्ट, जिसमें एक वर्किंग नोट बनेगा क्या, कैलकुलेशन ऑफ केडी, एक वर्किंग नोट बनेगा क्या, कैलकुलेशन ऑफ केपी। तो ये सब जो अपने पढ़े ना, ये एक वर्किंग नोट है जिसका इज्जत 2 नंबर का है। बट अब आपको समझ में आ रहा होगा हम करने क्या वाले हैं। ऑफ कोर्स फिर वो 2 नंबर जैसा पूछेगा, बट क्या एवरीबडी गेटिंग माई पॉइंट, हम क्या पढ़ा रहे हैं, आगे कैसे बढ़ रहे हैं। तो अब भी 3 क्लास हुआ है, आज 4था क्लास है, और हमने अभी तक क्या सीखा है बताइए, केडी और केपी। आज हम दिन किसको दे देंगे बताइए, केई, यानी कौन सा टॉपिक सीखेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आ जाइए एवरीबडी, हेडिंग देंगे, हेडिंग नंबर 6 आई गेस, क्योंकि 5 था IRR मेथड या YTM मेथड, IRR मेथड या YTM मेथड, चेक करो। हेडिंग नंबर 5 था IRR मेथड या YTM मेथड, करेक्ट। तो हेडिंग नंबर 6 देंगे सारे बच्चे। अभी तक हमने होमवर्क डिस्कस किया, कोई ज्वाइन किया है अभी भी तो दे कैन कंटिन्यू दी क्लास, सिर्फ होमवर्क डिस्कशन वाला पार्ट देख लेना वापस से घर जाके वीडियो में, और अगर सुन रहे थे रास्ता में हमको तो बहुत खूब। आइए, चांस कम है बट बहुत खूब। आइए 6 नंबर लिखिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ब्रैकेट में केई। इसको हम 6 का ए और 6 का बी नहीं लिखवाना चाहता, रीजन दो क्यों। वेरी गुड, एक बेंच पीछे बैठ, बताइए क्योंकि ये क्या है बताइए, इररिडीमेबल। क्यों, अरे इक्विटी का कंसेप्ट ही क्या है,
कि कभी भी रिडीम नहीं होगा। क्यों? गोइंग कंसर्न है सर कंपनी। इक्विटी इज इररिडीमेबल इन नेचर। सर बट हम तो रिडीमेबल बना देते हैं। अरे वो तो तुम एज एन इन्वेस्टर बना देते हो, एज अ कंपनी वो शेयर्स का तो लाइफ क्या है? इनफाइनाइट। शेयर होल्डर मालिक चेंज होते रहेंगे, बट वो बेचारा शेयर्स तो दिन भर घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा। तो अगर कंपनी के व्यू पॉइंट से सोचे तो इट इज़ अ इररिडीमेबल सिक्योरिटी। हाँ, इन्वेस्टर उसको रिडीमेबल बना सकता है। कैसे सर? बेच के निकल गए। जो आप कैपिटल गेन्स में सुनते हो कि शेयर्स को बेच दिया, कैपिटल गेन्स कितना होगा वगैरह, बंद कर दे। क्या डर है ना बात आप लोग को? एवरीबडी पहले बोलो यहाँ पे बात क्लियर हो रहा है। तो अगला क्या सीखने वाले हैं बताइए? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बट इसमें मैं क्या नहीं लिखाऊंगा 6 का ए 6 का बी, बिकॉज इट इज ऑलवेज इररिडीमेबल नेचर। अब ये बहुत पेचीदा मामला था, इसीलिए इसको दो आदमी ने बताया कैसे कैलकुलेट करना है। दोनों का मत अलग अलग था, एक अलग तरीके से बोले और एक अलग तरीके से बोले। तो हमारे सिलेबस में उन दोनों जन का बात है, यानी हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी किन के हिसाब से निकालना सीखेंगे? दो आदमी के हिसाब से। एक आदमी का नाम था मिस्टर मायरन गॉर्डन। क्या नाम था बताइए? मायरन गॉर्डन। तो हम गॉर्डन जी बोलेंगे इसको। डन है ना बात आपको? और लास्ट दूसरे वाले आदमी का नाम था विलियम शार्प। नाम में ही शार्प है। क्या डर है ना बात आप लोगों को? तो ये जो दो आदमी थे, इन दो आदमी के हिसाब से हम क्या निकालना सीखेंगे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सर क्या बोले मायरन गॉर्डन जी और क्या बोले विलियम शार्प? बताएंगे ना आप? बिल्कुल। बट पहले हेडिंग दो इसके अंदर से निकालो आप भी ऐसे एरोस, मायरन गॉर्डन और विलियम शार्प। मायरन गॉर्डन और एक एरो क्या निकालोगे बताओ तो? विलियम शार्प। आज का दिन मायरन गॉर्डन जी के नाम, ठीक है? कल सपने में आए थे, बता के गए हैं कि मोटा मोटी ऐसे किया था हम, तुम इन लोगों को बता देना। बोला ठीक है, आप बोल रहे हो तो क्यों छोड़े, बता ही देंगे। शार्प हो सकता है कल आए सपने में, क्योंकि वो बुरा मान जाएगा ना। पागल 12 के बाद सोते हम। तुम लोग यार कैसे, तुम लोग इतना मतलब टेक्निकल बनो थोड़ा। सीए कर रहे हो तो कल ही तो आएंगे ना सपने में। 12 के बाद तो मतलब कल ही हुआ ना, ना ना। तो तुम लोग बहुत बेवकूफ़ है। तुम लोग को ये बोलना चाहिए था तब, सर मायरन गॉर्डन आज आए होंगे ये बोलिए, तब कल क्यों बोले मायरन? तुम लोग को ऐसे जवाब देना चाहिए। तुम लोग का प्रेजेंस ऑफ माइंड पूरा जीरो है। चलो कोई बात नहीं। मायरन गॉर्डन, विलियम शार्प, दो जन के हिसाब से हम पढ़ने वाले हैं। क्या बताइए? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। करीब करीब 2-3 लाइन छोड़ के टॉपिक दोगे इसके बाद। कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब हेडिंग नहीं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बाई मायरन गॉर्डन। 2-3 लाइन छोड़ के। कॉस्ट ऑफ इक्विटी बाय मायरन गॉर्डन। डन है? डन है? सुनना, बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। बताओ, एज अ इक्विटी होल्डर व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द कंपनी? सर रिटर्न्स। विच टाइप ऑफ रिटर्न्स? यू रिक्वायर 2 टाइप ऑफ रिटर्न। देखो मैं क्या क्या बोल रहा हूं। एक, यू वांट नंबर 1 रेगुलर डिविडेंड्स फ्रॉम द कंपनी। करेक्ट? एज अ इक्विटी होल्डर वी वांट रेगुलर डिविडेंड्स फ्रॉम द कंपनी। सेकेंडली, वी वांट कैपिटल अप्रिसिएशन। यस और नो एवरीबडी? यस सर। हमें एक तो चाहिए, क्या बताइए? डिविडेंड। और एक क्या चाहिए? कैपिटल अप्रिसिएशन। सामने वाले का चाहत, हमारा खर्चा। अगर वो हमसे इतना चाह रहा है, हमसे वो चाह रहा है, मतलब इन्वेस्टर हमसे एक्सपेक्ट करता है, तो हमें तो उतना ही पे करना है। और इक्विटी होल्डर्स तो कौन होते हैं? मालिक। मालिक का। अच्छा, तुम अगर कोई बिजनेस करते हो, तुम्हारे पास अगर 50 लाख रुपया पड़ा है घर पे, मान लो, कभी नहीं होगा, मान लो अभी नहीं होगा, ठीक है, अभी नहीं होगा, मान लो अभी तुम्हारे पास 50 लाख रुपया तुम्हारे पास, पापा के पास नहीं, तुम्हारे पास पड़ा है, और तुमको कोई बोलता है धंधा करना है, तो उस 50 लाख का कॉस्ट क्या है? क्या प्रोक्योरमेंट कॉस्ट है? एनीबडी? व्हाट इज द प्रोक्योरमेंट कॉस्ट ऑफ दैट 50 लाख? अगर तुम्हें ये पैसा धंधा में लगाना है, तो ये 50 लाख तुम्हारे पास पड़ा था सेविंग्स के तौर पे, तो तुम्हारे लिए 50 लाख का कॉस्ट क्या है? एनीबडी? मतलब ये क्या बोलना चाह रहे हो मालूम? तुम एक वर्ड बोलूं इसके लिए, तुम्हारे लिए ये, ऐसे तो देखा जाए तो तुम्हारा ही पैसा था,
तो तुम बोलोगे सर कुछ खर्चा ही नहीं है, जो आएगा वो आएगा, ऐसा नहीं है। देयर इज वन थिंग कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बुलाते हैं इसको? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज। धंधा में ना लगा के अगर ये पैसा हम मान लो रिस्क फ्री रेट पे भी लगाते। व्हाट डू मीन बाय रिस्क फ्री रेट? कुछ वर्ड बोला सुने, रिस्क फ्री रेट। व्हाट डू मीन बाय रिस्क फ्री? रिस्क फ्री, वापस से बोल रहा हूँ, रिस्क फ्री मतलब सर रिस्क फ्री रेट में लगाने का मतलब हो गया ऐसी जगह पैसा लगाना जहाँ कोई रिस्क नहीं है, मतलब पैसा डूबने का चांस ही नहीं है। सर कौन सा जगह है ऐसा बता दीजिए ना सर, हम लोग को दुनिया में नहीं पता सर, ऐसा इस दुनिया में ऐसा कौन सा जगह है, हम लोग को भी बता दीजिए, हम लोग भी वहीं पैसा लगा लेंगे। एक ही जगह है विच इज़ कॉल्ड गवर्नमेंट, यानी देश के गवर्नमेंट में पैसा लगाना ही सबसे सेफेस्ट प्लेस माना जाता है, इवन सेफर देन बैंक, क्योंकि आज के दिन में बैंक भी डिफॉल्ट होते हैं। अब अगर प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में जाए तो आई विल सजेस्ट राइट नाउ इन दिस यूनिवर्स देयर इज नो रिस्क फ्री प्लेस, बिकॉज इवन गवर्नमेंट्स आर फेलिंग। हम इस कलयुग में ये भी देख पाए हैं कि गवर्नमेंट भी फेल हो रहा है, श्रीलंका, ग्रीस, तो ये सब के जो गवर्नमेंट है ये लोग क्या हो गए सर, फेल हो गए, भाग गया गवर्नमेंट ही छोड़ के, मतलब अपना देश को, गवर्नमेंट ही खत्म, गवर्नमेंट इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। तो गवर्नमेंट भी अगर इंसॉल्वेंट हो सकता है तो सर हम गवर्नमेंट बॉन्ड में भी पैसा लगाएंगे तो भी मेरे लिए क्या है, एक रिस्क वाला जगह। बट ठीक है, अभी तक का सबसे सेफेस्ट जोन कौन सा है? गवर्नमेंट। बट आज के डेट में पता चल रहा है, तो मेरे को लग रहा है आने वाले सालों में आप यही पढ़ोगे, देयर इज नो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। बट अभी बुक्स में क्या लिखा हुआ है बताइए? रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आर दोज रिटर्न्स विच वी आर गेटिंग फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट कैसे कैसे टाइप के सिक्योरिटीज इशू करते हैं सर? ट्रेजरी बिल्स इशू करते हैं, बॉन्ड्स इशू करते हैं, ये गिल्ड्स इशू करते हैं। तो गवर्नमेंट जो जो चीज़ इशू करता है उसको हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलते हैं। ऑफकोर्स ये रिटर्न कम होगा कि बेसी होगा? क्यों कम होगा? अगर रिस्क कम लेंगे तो वही ना बात हो गया, रिस्क है तो अब यही तो बात है, रिस्क है तो इश्क है, तो मतलब पक्की बात है जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा रिटर्न आएगा। अच्छा लगा ये वर्ड? अच्छा लगा ये वर्ड? नहीं, उतना ज़्यादा रिटर्न आने का चांस आएगा या नहीं आएगा वो तो बात का बात है। हम रिस्क ले रहे हैं तो हम क्या सोच रहे हैं कि हमें रिटर्न ज़्यादा मिलना चाहिए। अब मिले ना मिले वो तो दिन दिन का बात है, तो रिस्क लेने से पक्का ये रिटर्न आता है? नहीं, वो तो चांस है कि रिटर्न हायर आएगा, जो रिटर्न रिस्क फ्री रेट पे आ रहा था। ठीक है, तो पक्का हमारा एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। हम देख रहे हैं यार अगर हम पैसा गवर्नमेंट में लगाते तो हमको 6% मिल जाता, बट अगर हम वही पैसा मुकेश अंबानी को देंगे तो क्या हम थोड़ा ज़्यादा रिटर्न अपेक्षा करेंगे? अच्छा, विजय माल्या को दोगे? नहीं, क्यों नहीं देंगे? देने में कोई मना ही नहीं है रे। हमसे अगर आज विजय माल्या पैसा मांगने आता हम जरूर देंगे उसको, बट ऑफ कोर्स रिटर्न रेट विल बी वेरी हाई। क्यों? नाम खराब है सर मार्केट में, डिफॉल्टर है ऑलरेडी, 9,000 करोड़ लेके भाग चुका है और आप उसको और रुपया देना चाहते हैं? मतलब आप जैसा आदमी लोग कैसे इस देश में? अरे भाई पैसा रिस्क है तो प्यार नहीं करेंगे उससे। बट हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम अगर हमको मांगने आए हैं, मेरे पास पैसा है, अगला हमको रिटर्न देने को राजी है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ऐसा ही रखेंगे, इस बार उड़ने नहीं देंगे हम और हम पैसा लेंगे उससे, तो भाई हमको अगर कोई मांगने आता तो मना ही नहीं है। ऐसे होता तो आज जो बेचारा फक्कड़ है उसको तो कभी कोई पैसा देगा ही नहीं। बट नहीं, दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जो उन लोग के लिए भी पैसा लगाने को रेडी है उन पे, क्योंकि उनको मालूम है डूबत है, फिर भी क्या है बताइए, रिस्क लेंगे, कारण रिटर्न आने का चांस बहुत ज़्यादा हो सकता है। उसके केस में हम 50% रिटर्न रेट मांगे, यानी हम 2 साल का इंटरेस्ट से ही तो पहले तो अपना रिकवर कर लेंगे। अब तो फिर ब्याज बोलते ना, ब्याज प्यारा लगता है मोल से ज़्यादा, लेकिन जैसे पोता बेटर होता है बेटा से, बोलते ना ब्याज ज़्यादा प्यारा है मोल से। मोल मतलब क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल, और ब्याज मतलब इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट प्यारा लगता है प्रिंसिपल से, पोता ज़्यादा अच्छा लगता है बेटा से। तो ये जो पर्टिकुलर बात मैंने बोला आपको, ये वही चीज़ हो जाएगा कि जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा क्या सोचते हैं हम, रिटर्न। वैसे ही कंपनी में जब हम पैसा लगाते हैं, वी आर वेरी मच स्पेक्यूलेटिव। वी नो कंपनी एक तो हमें क्या दे देना चाहिए, रेगुलर रिटर्न्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। सेकेंड, वी ऑल्सो वॉन्ट आवर कैपिटल अप्रिसिएशन, यानी हमारे पैसे जो पैसे लगाए हुए वो भी ग्रो करने चाहिए, और एक क्या होना चाहिए बताइए, कैपिटल अप्रिसिएशन के साथ साथ डिविडेंड का इनकम। अब हम मायरन गॉर्डन जी के हिसाब से सबसे पहले ये सोचेंगे कि अगर कांस्टेंट डिविडेंड ग्रोथ है, क्या बोले वर्ड,
कांस्टेंट डिविडेंड ग्रोथ है, यानी मैं ये बोलना चाह रहा हूं हर साल ग्रो किस तरीके से होगा, एक कांस्टेंट रेट से, एक कांस्टेंट रेट से। तब हम कैसे केई सोचेंगे, यानी अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं सर, हर साल ग्रोथ रेट क्या है, कांस्टेंट। एक तरफ हम सोचेंगे अगर ग्रोथ रेट है ही नहीं, जीरो है तो क्या, बट अभी क्या सोच रहे हैं बताइए, कांस्टेंट ग्रोथ रेट है तो क्या होगा। अगर कांस्टेंट ग्रोथ रेट से कोई शेयर्स का दाम बढ़ रहा है, कोई इक्विटी बढ़ रहा है, कोई डिविडेंड बढ़ रहा है, तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगा, और वो जो प्रेजेंट वैल्यू जिस रेट पे आएगा उसी को तो क्या बुलाते हैं बताइए, केई। केई का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जैसे अपने डिबेंचर्स में निकाले केई और केडी, वही हो गया ना आईआरआर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल डैश इज इक्वल्स टू करेंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी। बताइए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ व्हाट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ व्हाट, ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज इज इक्वल्स टू व्हाट, बताइए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इक्विटी। अगर मैं उसको एक टाइम लाइन में बनाऊं, पहले वापस से ध्यान से सुनना, 0 1 2 3 4 5 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। बताइए फर्स्ट ईयर के एंड में हमको क्या मिलेगा, डिविडेंड। उसको मैं एक नाम दे रहा हूं, सुनना, D1। क्या नाम दिया, ट्राई करो 2 का, तुम लोग राइट हो जाओगे, और ये गजब छचा गजब, D2, नेक्स्ट D3, ऐसे D4, ऐसे D5, कब तक, इन्फिनिटी तक। यही तो कैश फ्लोज है, क्या ये हर साल आ रहा है, दिस इज अ कैश फ्लो। अब अगर ये कैश फ्लो सेम है तो इसको क्या बोलते हैं बताइए, कांस्टेंट परपेचुइटी, और अगर ये ग्रो कर रहा है तो इसको क्या बुलाते हैं, ग्रोइंग परपेचुइटी। ध्यान आ रहा है, इसको क्या बुलाते हैं। अच्छा, D1 जो भी है, D2 पक्का D1 से ज्यादा होगा, किस रेट से ग्रो करेगा, कांस्टेंट ग्रोथ रेट से। तो वो ग्रोथ रेट कितना है बताइए, G पकड़ लेते हैं, लेट D1 इज ग्रोइंग एट G रेट, तो ये D2 इज D1 इंटू 1 प्लस जी, ग्रोथ रेट से बढ़ना मतलब 1 प्लस जी। नेक्स्ट वाला क्या होगा बताइए, D1 प्लस 1 प्लस जी स्क्वायर, क्योंकि D2 में और 1 प्लस जी, यानी D1 में 2 बार 1 प्लस जी, ऐसे बढ़ता रहेगा क्या। तो प्रेजेंट वैल्यू यानी P0, करेंट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू, बोलो क्या, इज इक्वल्स टू, बोलो क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द डिविडेंड्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द डिविडेंड्स, यही तो आंसर है। अब बताओ क्या इसका फॉर्मूला आपने ऑलरेडी बेसिक्स के क्लास में सीखा, क्या सीखा था बताइए, A1 बाई आई माइनस जी, याद आ रहा है, A1 बाई, ये प्रेजेंट वैल्यू किस रेट पे, वही तो रेट को क्या बुलाते हैं, केई, वही तो रेट चाहिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर इनकम्स एट द रेट केई मस्ट बी इक्वल्स टू व्हाट, करेंट मार्केट। अरे यही तो आईआरआर वाला कंसेप्ट जो किस में यूज किए, केडी निकालने में। अब तो इरिडीमेबल ही है हर चीज, और अब तो सिंपल वाला बात करेंगे, यानी यही साला बात करेंगे, क्योंकि याद है चाहे अप्रोक्सीमेशन कर लो चाहे आईआरआर कर लो, इरिडीमेबल केस में तो आंसर सेम ही आता है। तो अब ये कंसेप्ट से पढ़ाए चलेगा ना। बताइए इनका प्रेजेंट वैल्यू निकालने का लॉजिक आपको ऑलरेडी आता था, मैंने वैसे प्रूफ किया था जीपी सीरीज से, याद है ना, इनफाइनाइट जीपी सीरीज से, बट अभी काम का नहीं है वो बात, अभी ये काम का बात आया था कि P0 इज इक्वल्स टू A1 बाई क्या था बताइए, आई माइनस जी, ये फॉर्मूला सीखे थे ना प्रेजेंट वैल्यू का। अब P0 अगर करंट मार्केट प्राइस है, A1 क्या हो गया बताइए, D1 डिविडेंड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, डिवाइडेड बाई आई क्या हो गया, KE माइनस क्या हो गया G। कि यहाँ से आप KE का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, KE माइनस जी इज इक्वल्स टू D1 बाई P0, और KE विल बी इक्वल्स टू D1 बाई P0 प्लस G, माइनस जी का इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस जी। अब इसको एक अलग एंगल से भी सोचो, ये D1 बाई P0 क्या है, सोच के देखो। हर साल डिविडेंड कमाते हैं, क्या कमाते हैं बताइए, एक तो डिविडेंड, करेक्ट एवरीबडी, और हमको हर साल क्या चाहिए, कैपिटल अप्रिसिएशन। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल अप्रिसिएशन, सुनना, फर्स्ट ईयर के एंड का, ये D1 है सॉरी, फर्स्ट ईयर के एंड का प्राइस माइनस क्या, आज का प्राइस, क्या ये हमको हर साल चाहिए। फर्स्ट ईयर के एंड में हमको क्या चाहिए, एक तो D1 चाहिए और एक क्या चाहिए, कैपिटल अप्रिसिएशन। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल अप्रिसिएशन, सर जो भी उस दिन का प्राइस होगा वर्सेस जो आज का प्राइस है, ये किसके ऊपर चाहिए, इतना रिटर्न किस पे कमाना है,
P0 पे, तो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा P0। अगर हम ये दोनों को अलग अलग दे दे तो D1 बाई क्या हो गया P0 प्लस क्या हो गया P1 माइनस P0 बाई P0। एक मिनट, ये तो क्या होता है एक तरीके से वही रेट जो बढ़ा, यानी ये क्या है ग्रोथ रेट, और ये क्या रह गया D1 बाई P0 प्लस जी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, जो रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या दो लॉजिक से समझ में आया बात? पहला वाला था मैथमेटिकल रूट विच इज बाई टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दूसरा था कंसेप्चुअल रूट विच इज कि सर डिविडेंड और कैपिटल अप्रिसिएशन, दो चीज चाहिए किस पे P0 पे। तो ये जो रेट आएगा वो आएगा D1 बाई P0 प्लस जी। जी मतलब ग्रोथ रेट, D1 मतलब आने वाले साल का डिविडेंड यानी ईयर 1 के एंड का डिविडेंड यानी एक्सपेक्टेड डिविडेंड, और P0 मतलब करेंट मार्केट प्राइस। क्या केई का फॉर्मूला क्लियर हो रहा है सबको? एज पर कौन? मायरॉन गॉर्डन। क्या डन है ना बात? लिखिए इस बात को पूरा, लिखिए इस बात को पूरा। लिखिए पूरा कैलकुलेशन ऑफ, या क्या लिखे थे अपने, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बाई मायरॉन गॉर्डन के अंदर लिखना एज पर कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड अप्रोच केई इज इक्वल्स टू, ध्यान करो क्या बना था, D1 बाई P0 प्लस जी इंटू 100%। एक एक करके, हेयर P0 इज इक्वल्स टू करेंट मार्केट प्राइस, ठीक है। नोट, इफ देयर इज डैश कॉस्ट यूज नेट P0 which is equals to P0 minus dash instead of P0। बताओ क्या यूज़ करोगे किसके बदले? अगर देर इज़ फ्लोटेशन कॉस्ट तो क्या करेंगे सर, P0 की जगह नेट P0 यूज़ करेंगे, और नेट P0 का मतलब P0 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। If there is flotation cost, use net P0 which is equals to P0 minus flotation cost instead of P0। ऊपर वाले फॉर्मूला में P0 की जगह P0 माइनस FC आ जाएगा। बोलो डन है। नेक्स्ट D1 इज इक्वल्स टू, बताइए, मैं कुछ नामकरण कर रहा हूं, अच्छा लगे तो बताना। एक्सपेक्टेड डिविडेंड, क्या वर्ड लिखा बोलो तो, या फिर डिविडेंड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है। डिविडेंड टू बी पेड, क्या डन है ये सब भाषा? क्या आप लैंग्वेज समझ पाएंगे? D1 का मतलब आने वाले साल का डिविडेंड स्लैश डिविडेंड नेक्स्ट ईयर, क्या वर्ड बोले बताइए, डिविडेंड नेक्स्ट ईयर। क्या ये सारा भाषा हमें क्या आइडेंटिफाई करवा रहा है? D1। डन है। अगर नोट देना वापस, इफ D0 is given, what do you mean by D0? पहले what do you mean by D0 अगेन सोचो, पक्का डिविडेंड जीरो मतलब अभी जो डिविडेंड पे किए, अभी जो डिविडेंड पे किए, अभी जो डिविडेंड पे किए उसको क्या नाम दे रहा हूं सुनना, करेंट डिविडेंड या फिर डिविडेंड लास्ट ईयर। एक मिनट, थोड़ा अजीब लगा दोनों बात, एक तरफ करेंट डिविडेंड बोल रहे हो और एक तरफ क्या बोल रहे हो, डिविडेंड लास्ट ईयर। दोनों बात हजम हो रहा है आपको? आज डिविडेंड कौन सा देते हैं? लास्ट ईयर का पुण्य के कारण ही तो देते हैं। डिविडेंड क्यों पे होता है? लास्ट ईयर के कारण अभी डिविडेंड पे किए। तो दोनों वर्ड का मतलब क्या है बताइए? अभी वाला डिविडेंड, यानी क्या करेंट डिविडेंड या डिविडेंड लास्ट ईयर या डिविडेंड पेड, या अगर वर्ड है डिविडेंड पेज। अगर ये सब कुछ वर्ड्स है तो इसका मतलब सवाल क्या दे के रखा है हमें? D0। अब बताओ, अगर D0 पता है
तो D1 कैसे निकलेगा, अभी सीखे आप। अच्छा D2 कैसे निकाले थे अगर D1 पता था तो? D2 कैसे निकाले थे अगर D1 पता था तो? कि D1 में सर 1 साल का ग्रोथ दे दीजिए। तो अगर D0 पता है और D1 निकालना है तो क्या करोगे, D0 पे 1 साल का ग्रोथ दे दोगे। क्या कंसेप्ट समझ में आ रहा है? D1 इज इक्वल टू D0 इंटू 1 प्लस G। तो लास्ट क्या चीज सीखना है, G क्या होता है? तो G इज इक्वल टू व्हाट, ग्रोथ रेट। और सर इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए लिखो नोट, उसके लिए लिखो नोट, और करीब करीब आधा पन्ना छोड़ दो, ठीक है? करीब करीब आधा पन्ना छोड़ दो कि ग्रोथ रेट कैसे कैलकुलेट होता है। अभी के लिए आधा पन्ना छोड़ दो, डन है? पढ़ो पूरा बात जो अभी तक लिखे, पढ़ो पूरा बात जो अभी तक लिखे, पढ़ो पूरा बात जो अभी तक लिखे। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी किस किस आदमी के हिसाब से हमारे सिलेबस में है? 2, मायरॉन गॉर्डन, विलियम शार्प। उसके बाद मैंने थोड़ा सा जगह छोड़वाया पक्का वो समरी लिखाने के लिए कि इनका बात क्या था अल्टीमेटली। फिर था कॉस्ट ऑफ इक्विटी बाय मायरॉन गॉर्डन, और उसमें हमने सबसे पहला फॉर्मूला देखा एज पर कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड अप्रोच, जहां पे हमने बोला के ई इज इक्वल टू D1 बाई P0 प्लस G इंटू 100%। P0 का मतलब करेंट मार्केट प्राइस, अगर फ्लोटेशन कॉस्ट होगा तो P0 नेट हो जाएगा। D1 का मतलब आने वाले साल का डिविडेंड, और उसके कुछ अलग मैंने नाम बताए, सिनोनिम्स। फिर हमने बोला अगर D0 दिया है तो D1 कैसे कैलकुलेट होगा, D1 विल बी इक्वल टू D0 इंटू 1 प्लस G। G माने जीनियस नहीं, ग्रोथ रेट। क्या डन है? नोट के बाद हम आधा पन्ना छोड़ेंगे और कंटिन्यू करेंगे एग्जाम्पल। चलिए लिखिए पहले एग्जाम्पल। लिखिए पहले एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1, तैयार एवरीबडी? एग्जाम्पल नंबर 1 लिखिए, लिखिए। करंट मार्केट प्राइस ऑफ अ इक्विटी ब्रैकेट में ₹10 ईच इज ₹60। डिविडेंड is expected at the rate ₹4 per share at the end of first year. Growth rate is equals to 5%. Calculate K। ग्रोथ रेट है सीधा, तो रेट ही तो चाहिए। तुमको जो चाहिए वो तो दे ही दिया मैंने। तुमको P1 माइनस P0 बाई P0 करना ही नहीं है, जब मैंने ग्रोथ दे ही दिया। वो निकलता कैसे है? ग्रोथ रेट गिवन सीधा कैसे निकलता उससे मतलब ही नहीं है। अभी वो उसका तो नोट्स ही नहीं लिखाया। $15.75, 11.67, 7। लो अभी तक 3 आंसर आया, तीनों अलग, तीनों अलग। मतलब वही 7। एक सिंपल फॉर्मूला यूज करने दिया, 5.07।
जबरदस्त, जिंदाबाद। सेवन %। वेरी गुड। कौन सा सही लिखी हो? सही है, 7%। पगला लोग, के का फॉर्मूला क्या बताया बताइए? D1 बाई P0 प्लस G। अब सुनो, अगर इंटू 100% बाद में लिख रहे हो तो G को देखो कैसे लिखना होगा। अगर D1 4 है और P0 कितना है 60, आज का मार्केट प्राइस 60, एक्सपेक्टेड डिविडेंड ही दिया है ना, D1 ही तो दिया है, कैसे पता चल रहा है? एक्सपेक्टेड डिविडेंड एक शेयर का, तो नीचे भी एक शेयर ही लिए, ऊपर अगर एक शेयर तो नीचे भी एक शेयर का दाम, प्लस G माने ग्रोथ रेट। अब वो 5 लिखने की जगह क्या लिखना चाहिए था? 0.05, क्योंकि यदि तुम वापस इंटू 100 कर रहा है तो वो काम कर, नहीं तो फिर पहले 4 डिवाइडेड बाई 60 को इंटू 100 करो, फिर +5 करो, बात एक ही है। बट बेटर क्या है, पहले G को कैसे लिख लेना? डेसिमल में। जो ये आया इंटू लास्ट में क्या करना? 100। 5 को वापस 100 करो तो 500% आ जाएगा। क्या डन है ना बात आपको? तो ये 5% मतलब 0.05 है ना, 5% मतलब 0.05। बताओ 4 डिवाइडेड बाई 60 कितना होता है? 4 डिवाइडेड बाई 60 कितना होता है? 0.066666 या 4 डिवाइडेड बाई 60 कितना आता है? सिर्फ ये पूछ रहा हूं, सिर्फ ये 0.06666 टाइप्स आ रहा है, प्लस 0.05 कितना हो रहा है? 11.116666। परसेंटेज में कितना हो गया? 11.67। तो बताओ 7 कैसे आ रहा था? किसको 5%? ओ, एक मिनट, 4/60 कितना आया? मतलब 6 पॉइंट समथिंग आया, प्लस 5%। मतलब ये क्या बात की अभी तुम लोग सुनना, ये वाला बात समझाना चाहता हूं तुम लोग को। नहीं समझा रहा हूं। 100 रुपया 10% से बढ़ा तो तुम लोग लिखते हो 100 + 10%। ये काम करते हो? मारे दो थप्पड़ खींच के, यस और बोल। इट इज नेवर 100 रुपया 10% से बढ़ा मतलब 10 + 10%। इट इज 100 इंटू 110%। ये लिखने का तरीका नहीं होता, ये तो कैलकुलेटर शॉर्टकट है जो बोलता है अगर कोई चीज 10% से बढ़ता है तो उसको प्लस 10% कर दो, ये शॉर्टकट है। अब मैं तुमको बोल रहा हूं 100 प्लस अलग से 10% और 100 10% से बढ़ना, ये दोनों में डिफरेंस है। 100 एक तरफ है और बोल रहा हूं प्लस 10%, मतलब 10% मतलब क्या होता है? 0.1, यानी आंसर क्या हो गया? 100.1। और 100 को 10% से बढ़ाने का मतलब होता है 100 इंटू 110%। इट इज नेवर रिटन एज ये, या फिर ऐसे लिखो 100 इंटू 1 प्लस क्या? 10%। करेक्ट। 100 10% से बड़ा मतलब 100 प्लस 100 का 10% यानी 1.1 होता। ये दोनों बात में डिफरेंस है कि नहीं बुड़वक लोग? कोई चीज प्लस 10% हो रहा है यानी अलग से 10% ऐड कर रहे हैं, और कोई चीज 10% से बढ़ रहा है मतलब इंटू 110% होता है। वो तो कैलकुलेटर बोलता है क्या कर दो? प्लस 10%। तो तुमको क्या मैंने ये बोला ग्रोथ रेट हो? ये तो वो वाली बात हो गई। अगर D0 में ग्रोथ रेट ऐड करना है तो क्या मैंने D0 प्लस G लिखाया था फॉर्मूला? जाके देखो क्या लिखवाया था, 1 प्लस G। तो ये वाला बात होता है क्या करना? D0 पे 5% जोड़ देना। मैंने तो क्या लिखा है? D0 बाई वॉट? D1 बाई P0 प्लस अलग से क्या? G। क्या ये लिखा D1 बाई P0 ब्रैकेट में 1 प्लस G? तुमने ये काम किया, तुमने ये काम किया जिन्होंने 7% निकाला। तो ये कैलकुलेटर का भाषा तुम लोग कॉपी में कैसे उतार देते हो? कैलकुलेटर तो एक शॉर्टकट सिखाता है जो बोलता है ऐसे करने से चलता है, बट ऐसे करने से चलता है इसका मतलब
तुम लोग अगर कोई चीज 2% से गिरा तो 100 माइनस 2% लिखते हो कि 100 इंटू 98% लिखते हो? फर्क समझ में आता है? हाँ, कैलकुलेटर में ये करते हैं 100 माइनस 2%। तो कैलकुलेटर शॉर्टकट्स आर नॉट द लैंग्वेजेस टू बी रिटन। डन हो रहा है ना बात? तो वो लैंग्वेज वैसे नहीं करते कि ऐसे कर देंगे, वरना तो कोई चीज अगर 100 का 5% से बढ़ता है कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल बाद, क्या 100 प्लस 5% फॉर्मूला होता है? नहीं, ये होता है फॉर्मूला। क्या होता था फॉर्मूला? 100 इंटू 1 प्लस या 1.05 टू द पावर 1। क्यों ये फॉर्मूला क्यों नहीं था तब? वो तो कैलकुलेटर शॉर्टकट है। प्लीज ये सब मिस्टेक एक सीए इंटर स्टूडेंट एस्पिरेंट से अगर मैं देख पा रहा हूं, और वो भी मैक्सिमम बच्चों का, तो मेरे ख्याल से मैंने ऑलरेडी नरक देख लिया। वो भी कहां? धरती पे। मेरे को अब ऊपर जाने का दरकार नहीं है, मेरे को अमर हो गया हूं मैंने नरक देख लिया कि ये हालत है। अब ऊपर जाने का कोई दरकार नहीं है मेरे को, हम यहीं पे सब चीज देख लिया। घोर कलयुग जिसको बोलते, बोला ना ऐसा कलयुग आएगा, कहे गए संत कबीर। याद आ रहा है क्या? चोर पकड़ के ना, हंस चुकेगा दाना, कौवा मोती खाएगा। हंस हंस, हर्ष नहीं पगला, हंस दाना चुगेगा और कौवा खाएगा मोती, कह गए संत कबीरा। अबे हंस, हर्ष बोल रहा है। मतलब हमको अगर ये बताना, आज अविनाश सर को बोलेंगे, रुको तुम लोग, ये कलाकारी बताएंगे ये लोग क्या किया। बोलो एवरीबडी, डन है ये तक? 11 पॉइंट क्या आया? 6 7। चलिए एग्जाम्पल 2। इसलिए ऐसे कराते हैं, अगर हम सीधा वो बॉम्ब फेंक दे भारी भारी लैंग्वेज का, हमको मालूम है ना तुम लोग को पहले ये भी तो समझाना पड़ेगा, इसलिए पहले तो एक सिंपल पहले ऐसे पुरुषता जाता है, इसलिए यहाँ आए हो तुम लोग। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 फिर की ले रहे, तो वही तो तुमको समझाना चाह रहे हैं, गलती उनका नहीं है, गलती तुम्हारा। एग्जाम्पल 2 लिखो। इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 each is having current market price of ₹150 each. Dividend rate is equals to 200%. Dividend rate is equals to 200%. इसके आगे एक वर्ड लिख लेना, expected dividend rate is equals to 200%. Growth rate is equals to 7%. Calculate KE. अब बोलोगे डिविडेंड रेट 200% कैसे हो सकता है? पागल, इमामी 600% का ग्रोथ डिविडेंड देता है, इन्फोसिस 1500% का डिविडेंड देता है। सर 1500% किसको बोलते हैं? बुड़वक, उसका शेयर का फेस वैल्यू ₹1 है, 1500% मतलब 15 रुपया डिविडेंड देता है। 15 रुपया चिंदी, 1500% कोई बड़ा बात थोड़ी है। 1000 10,000% डिविडेंड मिलता है, 10,000% कोई बड़ा बात थोड़ी है। शेयर का फेस वैल्यू तो देखो ₹1 है, कितने बार स्प्लिट किया है वो अपना शेयर्स, 10 का 5, 5 का 1 तक पहुंच गया। तो तुम लोग अभी आए कहाँ हो? तो तुम लोग का तो पर्सपेक्टिव 100 से ज़्यादा का ही नहीं, 100% से ज़्यादा क्या होता है? अरे 100% से ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने जानबूझ के ऐसा एग्जाम्पल दिया। 200%। अगर डिविडेंड रेट वर्ड यूज किया गया है, रेट इज कैलकुलेटेड ऑन डैश वैल्यू, ऑलवेज फेस वैल्यू। रेट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। तो बताइए व्हाट इज योर, सबसे पहले D1 इन दिस सम्स। यानी अगेन इस टाइप का सवाल करने के लिए 3 चीज लिख लेंगे। क्या क्या बताइए? D1, P0 और G।
अभी तो साफ साफ दिख रहा है, ज़्यादा होशियारी मत मारना, बट बेटर है पहले से अपना आदत ऐसे बना लेना। क्या क्या लिखना, हेयर D1 इज इक्वल्स टू इतना, G इज इक्वल्स टू इतना, P0 इज इक्वल्स टू इतना, हमेशा लिख लेना, क्योंकि बाद में जाके फिर गलती नहीं होना चाहिए। D1 बताइए सर, इट इज कैलकुलेटेड एज फेस वैल्यू इनटू डिविडेंड रेट। क्या बुलाते हैं बताइए, फेस वैल्यू इनटू डिविडेंड रेट। दूसरा, वर्ड वाज एक्सपेक्टेड, तो पक्का सीधा क्या निकल रहा है D1। सर अगर एक्सपेक्टेड नहीं होता तो क्या निकलता, D0 निकलता और उसके बाद D1 निकालते। ठीक, पहले D1 बताओ, डायरेक्टली आ रहा है 10 रुपए का 200%, बोलिए 20 रुपया। क्या डिविडेंड आ गया 20 रुपया। व्हाट इज योर P0 150 एंड व्हाट इज योर G 7% यानी 0.07। तो बताइए, अच्छा 0.7 नहीं, ये सब थोड़ा दिल में हार्ट अटैक मत दिलाना तुम लोग। बताइए, माथा में भी हार्ट अटैक आ जाएगा मेरे। KE इज इक्वल टू, बताइए 20/150 प्लस 0.07, आंसर 20.33 आया क्या, चेक कीजिए, आया क्या, चेक कीजिए 20.33। भगवान भला करे आपका। डन है पक्का, हाँ तो हमको तुम लोग के लिए प्रार्थना करना होगा। बोलो डन है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3। इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 each is having current market price of ₹72, expected EPS, सुने हो ये वर्ड, सुने हो ये वर्ड, अर्निंग पर शेयर, कमाई किसके लिए, इक्विटी के लिए। ये क्या होता है, आफेज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर्स। दिस इज आफेज डिवाइडेड बाई, यानी एक आदमी का क्या हिस्सा आता है, इज इक्वल्स टू ₹20, इज इक्वल्स टू ₹20। डिविडेंड पे आउट रेशियो, क्या वर्ड लिखे, डिविडेंड पे आउट रेशियो, क्या लिखे, डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल्स टू 60%। डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल्स टू 60%। ग्रोथ रेट इज इक्वल्स टू 4%। कैलकुलेट KE। ओके अनीश, ओके अदर्स। सर ये क्या नया शब्द दे रहे हैं आप, पे आउट, ये सब हम लोग को नहीं आता, आपको पता है कि नहीं। हाँ ठीक है, मेरे को पता है आपको नहीं आता, बट मैंने जानबूझ के थोड़ा सा वो झांसा फेंका है कि ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आया कि नहीं, ये क्या वर्ड है और पिछली बार क्या वर्ड था। पिछली बार डिविडेंड रेट था, मतलब अगर कुछ नहीं बोलता है तो डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। डिविडेंड 10%, 20%, 40%, मतलब ऑन फेस वैल्यू। बट यहाँ क्या वर्ड है देखो, डिविडेंड पे आउट रेशियो। पे आउट, व्हाट डू मीन बाय पे आउट, कहां से पे करते हो डिविडेंड्स, डिविडेंड्स पे कहां से करते हो, ध्यान करो इनकम स्टेटमेंट, कहां के बाद डिविडेंड दिया जाता है, आफेज के बाद, यानी ईपीएस के बाद डीपीएस दिया जाता है, और जो बचता है वो पैसा क्या हो जाता है, रिटेन अर्निंग्स का पार्ट बनता है। तो अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो देगा तो D1 कैसे निकलेगा, EPS 1, क्या वर्ड बोले सुने, EPS 1, व्हाट डू मीन बाय EPS 1, अर्निंग पर शेयर ऑफ कमिंग ईयर इनटू डिविडेंड पे आउट रेशियो। 60% हम जो देने वाले हैं वो मतलब क्या देने वाले हैं, 20 का 60% कि 10 का 60%। 10 क्या था, फेस वैल्यू का 60% मारेंगे कि इस बार अर्निंग्स का 60, अर्निंग्स, क्यों अर्निंग्स, वर्ड क्या है, डिविडेंड पे आउट। पिछली बार वर्ड क्या था,
dividend rate. If rate is given, then dividend is calculated on face value. If payout word is given, then on EPS. payout कहाँ से पैसा निकाल के देते हैं सर? EPS से. तो इस वजह से what do you mean by here D1 is equals to, देखो EPS1. अच्छा लगा है बात? क्या लिखे? EPS1. what do you mean by EPS1? आने वाले साल का अर्निंग्स इनटू डिविडेंड, क्या? पे आउट रेशियो. तो अगर पे आउट रेशियो दिया है तो D1 इज इक्वल्स टू EPS1 इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो. मार्क करोगे इंपॉर्टेंट इस बात को अगर नया चीज आज सीखे हैं तो, कि सर रेट वर्ड अगर होगा तो फेस वैल्यू, अगर डिविडेंड रेट बोला है या डिविडेंड परसेंट बोला है तो वो किस पे होता है? फेस वैल्यू. बट अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो बोला है तो इट इज कैलकुलेटेड ऑन अर्निंग्स, क्योंकि पे कहां से करते हैं? अर्निंग्स से. अब आंसर 100 से ज्यादा नहीं होगा. अब डिविडेंड पे आउट रेशियो 200% नहीं हो सकता. यानी तुम 10 रुपए का 20 रुपया नहीं दे सकते. तुम 10 रुपये कमाए हो तो पक्का डिविडेंड पे आउट रेशियो तो ऑलवेज लेस देन या इक्वल्स टू 100 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता. वो जो अपने डिविडेंड रेट पढ़ रहे थे वो तो 5000% हो, 10,000% हो, क्या ही फर्क पड़ता है? वो तो फेस वैल्यू पे निकलता. क्या बोलिए? डन है. डिविडेंड पे आउट रेशियो का लॉजिक नाम क्या था? पे आउट. इसीलिए कहाँ से देते हैं? अर्निंग से. अर्निंग्स क्या? आफेस से. वो टोटल होता है, तो पर शेयर का मतलब EPS होता है. बोलिए एवरीबडी, D1 इज इक्वल्स टू EPS1 इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो. तो बताइए आंसर कितना आया मेरे D1 का? 20 का 60%. कितना आया? 12 रुपये आया. क्या 12 रुपया? व्हाट इज योर P0? 72. व्हाट इज योर ग्रोथ रेट? 0.04. तो व्हाट इज योर KE? 12. $20.67. डन. चेक करो एवरीबडी, जा रहा है माथे में मैं कैसा कैसा चीज खिला रहा हूं तुम लोगों को. एग्जाम्पल नंबर 4. आफेश पेड या आफेश अर्नड was rupees 5 lakhs, full stop. Current market price of 10,000 shares is rupees 80 each. Retention ratio is equals to 70%. Growth rate is equals to 6%. Calculate K. कोई डाउट नहीं? नहीं. नो. किसका किसका जीटी नहीं है कैलकुलेटर में? किसके किसके कैलकुलेटर में जीटी नहीं है? दिखाओ, इधर दिखाओ, जल्दी सबमिट करो चारों जन.
अरे सबमिट करो तो यहाँ रखो तो हम देखेगा। चारों जन का कैलकुलेटर मेरे को देना और एक जन का देना उसका देना कल 4 कैलकुलेटर जमा है। ये तभी मिलेगा जब आप लोग जीटी वाला लेके आओगे कैलकुलेटर, अभी नहीं मिलेगा। जाओ, कल भी नहीं था, आज मेरे को गुस्सा आया हुआ है। फेंक दे, तोड़ दे एकदम पक्का, तभी नया खरीदेगा ये लोग। ₹300 का इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हो? ₹300 का इन्वेस्टमेंट है, ₹300 का। ₹300 का तो तुम लोग फूक देता है। आइए आंसर बताइए, आंसर। ऑनलाइन लाइव तो लिखना ही बंद कर दिए, वो लोग बोल रहे हैं अब उम्मीद हार गए हम। 24.75। ओके, देखते हैं राइट है कि रॉन्ग। एनीबडी, एनी अदर आंसर? नहीं, तो सबका सेम आंसर है। बताइए सबसे पहले जी कितना है सवाल में, यानी 0.06, ठीक है। P0 कितना है? 80। चलिए 2 मैंने निकाल दिया। D1 सोचना था, करेक्ट। आइए सबसे पहले बताइए सवाल में EPS कितना? 50। कैसे आया? 5 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, दिस इज EPS 0। क्यों कि भाई EPS 0? क्योंकि इट इज फेस वॉट अर्नड वॉज इतना। क्या ये आने वाले साल का डेटा है कि इस साल का डेटा है? इस साल का अर्निंग्स है, तो ये कौन सा अर्निंग्स है? EPS 1 कि EPS 0? EPS 0। तो अगर हम इस पे D0 निकलेगा, कैसे? EPS 0 पे क्या मार्क है बताइए? इनटू व्हाट? डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड विच रेशियो? सर पे आउट नहीं दिया हुआ है, मैंने आपको रिटेंशन दे दिया। क्या कंसेप्ट खुला? अगर रिटेंशन दिया हुआ है तो पक्का रिटेंशन मतलब जितना जमा कर लिए, तो कितना दिए? कितना दिए? 30%। अगर 70% रख लिए तो कितना दिए? 30%। क्या ये समझ में आया सबको? अगर 30% दिए तो बताइए डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 30%, विच इज कितना? 15 रुपया। बट क्या ये D1 है कि D0 है? खेला हो गया तो D0 है। क्यों D0 है? क्योंकि ये लास्ट ईयर का डेटा है। सर कैसे पता? अबे वॉज बोल रहा है, आने वाले साल का होता तो क्या वर्ड होता है? मैंने क्या बोला? एक्सपेक्टेड। तो क्या यहाँ पे D0 निकलेगा पहले? क्योंकि डेटा किसका दिया हुआ है? EPS 0 का। तो ये D0 निकला। अब D0 को D1 निकालते कैसे हो बताओ? D1 इज इक्वल टू D0 इंटू 1 प्लस G। तो 15 को 6% से बढ़ाओ। अब कैलकुलेटर में आप वो कर सकते हो, 15 प्लस 6%। ऐसे नहीं होता है। कल ले आएगा। कल ये 4 आदमी को याद रखना है। एक है मनीष राठी, MR लिखा हुआ है इसके तो पीछे, कैच कर लेगा? ट्राई कर। ये किसका है? MJ120D, थोड़ा नया नया है, सारा का ऐसा ही है। अच्छा पहले इसका पता कर लेते हैं, कलर किया हुआ है। क्या शौक है ये? कैच कर लेगा? बचा लेना है सबको। अब दोनों सेम टाइप का है। ये तेरा है तो ये वाला तेरा है। चलो आ जाइए। D1 बताइए कैसे निकलेगा? 15 इंटू 1 प्लस 0.06। अब कैलकुलेटर में वो शॉर्टकट लगा सकते हो, प्लस 6%। बताइए कितना आया? 15.9। तो D1 15.9 लेके करना था। जो लोग 15 लेके किए रॉन्ग हो जाएगा।
क्या D1 समझ में आया? मेरे को मालूम था, इसलिए मैं पेशेंस बोला आपको रखो। और देखो क्या गलती हुआ, वर्ड्स ध्यान से पढ़ो। आफेश पेड यानी पिछले साल का बात है, अर्नड पिछले साल का बात है, ऐसा कुछ वर्ड होगा तो मतलब किसका बात कर रहा है? लास्ट ईयर या फिर अभी का मतलब। तो सर आने वाले साल का निकालने के लिए क्या करना होगा? ग्रोथ से बढ़ाना होगा। तो अभी क्या निकलेगा इससे? सबसे पहला तो मेरे को लगा, आपको लगेगा आप ये ट्विस्ट दिए थे सर, बट हम एक और ट्विस्ट जानबूझ के छुपा के रखा था। लोगों को लगा रे रिटेंशन दिया, हम पकड़ लिए। अगर 70% रिटेंशन है तो 30% पे आउट हो गया, बस हीरो बन गए आज क्लास का, आइंस्टाइन। बट फिर पता चला रे ये तो चू बन गए, ये तो गेम यहाँ खेला था, ये गेम यहाँ खेला ही नहीं था, हम तो गेम वॉल्स में खेले थे। हम तो बोले हम खेला करेंगे, तो यहाँ पे लोग हीरो बनने गए कि रिटेंशन है, समझ गए। अगर रिटेन 70 किए तो पे 30 किए, वेरी गुड। बट यहाँ आप चुपकी पा लिए। क्या बोलो, डन हो रहा ना बात आपको? बताइए डिविडेंड यानी D1 15.9 कैसे आया, क्लियर है पहले? तो D1 का कैलकुलेशन एवरीबडी ओके। दूसरा एक चीज सीखे, रिटेंशन रेशियो अगर दिया है तो डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 100% माइनस रिटेंशन रेशियो। लिख सकते हैं ये बात, डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल्स टू 100% माइनस रिटेंशन रेशियो। यानी रिटेंशन रेशियो भी अगर बोलूं तो इट इज 100% माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो। डन एवरीवन? डन? अब बताइए KE इज इक्वल्स टू 15.9 डिवाइडेड बाई 80 प्लस 25.875। डन है क्या बात? तो वर्ड्स पे ध्यान देना है कि लास्ट ईयर का डेटा है कि इस साल का डेटा है। अगर लास्ट ईयर का डेटा है कैसे पता चलेगा सर? अगर एक्सपेक्टेड, टू बी पेड या फिर नेक्स्ट ईयर, ये सब वर्ड्स नहीं है, मतलब कब का डेटा है? लास्ट ईयर का। और उस बेसिस पे हमें पहले नेक्स्ट ईयर का आंसर निकालना होगा ग्रोथ जोड़ के। एवरीबडी KE समझ में आया कैसे आया? तो ये पहला इंपॉर्टेंट बात था। तो आज दो टर्मिनोलॉजी अभी तक सीखे, एक रिटेंशन रेशियो और एक उससे पहले डिविडेंड पे आउट रेशियो। कैसे ग्रोथ को यूज करके हम काम करते हैं। डिविडेंड रेट दिया है तो क्या, डिविडेंड पे आउट दिया है तो क्या। तो वर्ड्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दी सम्स कि किस तरीके का लैंग्वेज यूज किया हुआ है। एवरीबडी गेटिंग द पॉइंट? पक्का एवरीवन समझ में आ रहा है ये क्या बात बोला मैंने? अभी हमने D1 के साथ आपको खिलाया, P0 के साथ कुछ खेलने को नहीं है, सिर्फ एक चीज दे सकता है, बताइए क्या? फ्लोटेशन कॉस्ट। अब मेन क्या सीखना है बताइए? वो G, ग्रोथ रेट के बारे में। क्या डन है? अब एक एग्जाम्पल करेंगे जिसमें क्या सीखेंगे बताइए? ग्रोथ रेट। आ जाइए एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, कौन सा? 5। एग्जाम्पल नंबर 5। लिखना, इक्विटी शेयर कैपिटल ₹10 each is having current market value of ₹150 per share. ठीक है? एक्सपेक्टेड आफेश या EPS इज इक्वल्स टू ₹15। एक्सपेक्टेड EPS इज इक्वल्स टू ₹15। डिविडेंड पे आउट रेशियो इज इक्वल्स टू 40%। कंपनी अर्न्स ROI at the rate 20%। ROI का फुल फॉर्म रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। कैलकुलेट KE। कैलकुलेट KE मैं दूंगा कंसेप्ट, तभी समझ में आएगा, बट उससे पहले जो दो चीज आपको पता है वो निकाल लो।
क्या दो चीज आप निकाल सकते हो खुद से? D1 बताइए, D1 कितना? 15 का कितना? 40%, यानी कितना? 6। क्या इस बार सीधा D1 आएगा? क्यों? इस बार वर्ड एक्सपेक्टेड है तो सीधा D1 आएगा। समझ में आ रहा है बात? और उसका कितना परसेंट सर? 40%। अच्छा P0 बताओ। 150। क्या सवाल में गायब है? जी। तो सर जी है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? है। कैसे है वो मैं बताता हूं। बताइए, ग्रोथ कोई भी कंपनी कैसे कमाता होगा? पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। क्यों कंपनी का ग्रोथ होता होगा? कंपनी पक्का कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? पैसा लगा रहा है। सर कहाँ लगा रहा है? अरे बिजनेस में लगा रहा है या फिर कोई दूसरी जगह लगा रहा है, कहीं भी लगाओ। कंपनी उस पैसों से क्या कमा पा रहा है? बोलो, इंटरेस्ट या रिटर्न। कितना रिटर्न कमा रहा है मेरा कंपनी? 20%। किस पैसों पे? जो पैसा वो इन्वेस्ट कर रहा है। क्या वो ये पूरा का पूरा 15 इन्वेस्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है? क्यों नहीं कर पा रहा है पूरा का पूरा 15 इन्वेस्ट? क्या दिक्कत हो रहा है? 15 कमाया, 15 इन्वेस्ट कर देगा। 15 रुपया एक एक शेयर में कमाया तो जो भी कमाया परसेंट में, यानी 15% जो भी कमाया पता नहीं, जितना भी कमाया उस पूरा का पूरा को अगर मैं इन्वेस्ट कर दूं तो क्या दिक्कत है? दिक्कत है सर। आपने क्या पे कर दिया इसमें से डिविडेंड, तो क्या वो पैसा मैं बिजनेस में प्लॉ बैक कर पा रहा हूं? क्या ये भारी वर्ड समझ में आया? क्या वर्ड बोला? प्लॉ बैक। प्लॉ बैक मतलब री इन्वेस्ट, यानी पैसा वापस से लगा सकता हूं क्या बिजनेस में? नहीं। मैं बिजनेस में सिर्फ कौन सा पैसा लगा सकता हूं? जो पैसा मैंने डिविडेंड के तौर पे नहीं दिया, उसका लैंग्वेज बताइए। यस, दैट इज कॉल्ड व्हाट? रिटेन अर्निंग्स। यानी कंपनी में जितना भी रिटेन अर्निंग्स है, यानी रिटेंशन मनी है, क्या वो मनी हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते थे? आज तक यही काम करते थे आप। आप बैलेंस शीट में रिजर्व एंड सरप्लस में कौन सा पैसा डालते हो? जो हर साल का क्या है बताइए? रिटेंशन। अब ये जो रिटेंशन मनी आप डाले हो, इसको आप क्या करते हो? सामने इन्वेस्ट। और इस पे आप कितना रुपया कमा रहे हो बताओ? 20%। बट ये 20% आप सिर्फ किस में कमा पा रहे हो? रिटेंशन पे। तो कंपनी जो ग्रोथ फैक्टर देखता है वो कौन से वैल्यू पे देखता है? 15 पे कि रिटेंशन पे? रिटेंशन पे। कितना रिटेंशन था? 9 रुपया। कितना रिटेंशन था? 9 रुपया। ये 9 रुपया का रिटेंशन हुआ। रिटेंशन 9 रुपया है और पे आउट कितना है? 6 रुपया। आया था कि नहीं? 9 रुपया को अगर मैं परसेंटेज में बोलूं तो कितना परसेंट रिटेंशन है? कितना? 1 रुपये के हिसाब से कितना? अगर 1 रुपया का रिटर्न, ग्रोथ रेट तो 1 के हिसाब से है ना, तो बताओ ना 1 रुपया का अर्निंग में कितने का रिटेंशन था? 9 रुपये का रिटेंशन था। तो पहले से ही रिटेंशन रेशियो कितना था मेरे भाई लोग? रिटेंशन रेशियो, अगर पे आउट रेशियो कितना है? 40, तो रिटेन कितना की है? 60। यानी मैं अपने 60% ऑफ द फंड्स पे कितना रिटर्न कमा पा रहा हूं? 20%। 60% पे कितना कमा पा रहा हूं? 20%। 60 का 20 मारो, 60% का 20% मारो, 16%। 60% का 20% मारो, 12% कमा पा रहे। कितना कमा पा रहे? पहले देखने से कितना लग रहा था? 20 कमा ले होंगे, बट 20 तो पूरा 20 नहीं कमा पा रहे हैं। जो पैसा है उसका, उसमें से सिर्फ कितना कमा पा रहे हैं? बोलो 12। क्यों? क्योंकि बाकी का तो क्या पे ऑफ कर दिए? डिविडेंड। तो बताओ व्हाट इज ग्रोथ फैक्टर? ग्रोथ फैक्टर इज अर्न ऑन डैश मनी, रिटेंशन मनी, एट द रेट इन्वेस्टमेंट रेट, जो भी इन्वेस्टमेंट रिटर्न रेट है। बट रिटेंशन कितना है सर? 60%। तो अगर परसेंटेज में ही बोलूं, मतलब 1 रुपए के हिसाब से बात करूं, तो 0.6 रुपीज में कितना कमा रहे हैं? 0.6 में हम कितना कमा रहे हैं? 20%। कितना आ रहा है 0.6 का 20%? मतलब 0.2 करो तो पॉइंट क्या आ रहा है? 0.12। व्हाट डू मीन बाय 0.12 सर? 12%। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रोथ रेट? ट्राई लीजिए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रोथ रेट? ट्राई लीजिए। रिटेंशन रेशियो। क्या बोले सुने? रिटेंशन इनटू डैश ROI। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट? ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट अगर डायरेक्टली नहीं गिवन है तो पहला स्टेप क्या ढूंढोगे सवाल में? क्या ROI दिया हुआ है? अगर ROI दिया हुआ है तो ग्रोथ रेट इज इक्वल्स टू रिटेंशन रेशियो इनटू ग्रोथ रेट। लिखोगे इस बात को? G इज इक्वल्स टू, हेयर G इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला एवरीबडी, G इज इक्वल्स टू रिटेंशन रेशियो इनटू ROI।
हम स्मॉल में रिटेंशन रेशियो को बी लिखते हैं और आरओआई को आर लिखते हैं। देयरफॉर जी इज इक्वल्स टू बी इंटू आर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जी इज इक्वल्स टू बी इंटू आर। क्या डन है ना बात? G इज इक्वल्स टू बी इंटू आर। बताइए मेरे सवाल में B कितना है? मेरे सवाल में 60%, क्योंकि 40% अगर पे आउट है तो 60% रिटेंशन है, यानी 0.6। और R कितना है? 0.2। करेक्ट, 20% मतलब 0.2, तो 0.6 इंटू 0.2 बताइए 0.12, यानी परसेंटेज में 12%। क्या G निकालना सीख गए? तो मेथड 1G निकालने का है कि अगर आरओआई दिया है तो ग्रोथ रेट इज इक्वल्स टू रिटेंशन रेशियो इनटू, बताइए, आरओआई। कंसेप्ट क्लियर है कैसे आया था? क्योंकि वही पैसा तो इन्वेस्ट कर रहे हैं वापस, तो रिटर्न भी तो उसी पे कमाएंगे। तो यही फैक्टर है जिसके कारण कंपनी क्या कर रहा है, ग्रो। क्योंकि जो डिविडेंड दे रहा है उसके कारण तो ग्रो करेगा नहीं। बोलो एवरीबडी, क्या क्लियर हो रहा है? 12% से हर साल कंपनी क्या कर रहा है, ग्रोथ देख रहा है। तो रिटर्न लग रहा था वही ग्रोथ रेट है, कंपनी जो कमा रहा है वही ग्रोथ रेट है। नहीं, कंपनी जो कमा रहा है वो तो पूरे पैसे पे नहीं कमा पा रहा है। आज अगर 100% रिटेंशन होता तो कंपनी का ग्रोथ रेट बताओ, बताओ। वेरी गुड, 20% क्या था, आरओआई। अगर कंपनी पूरा का पूरा रिटेन कर लेगा तो कंपनी कितने से ग्रो करेगा, 20%। बट सिंस कंपनी कम रिटेन कर रहा है तो कंपनी ग्रो थोड़ा कम से करेगा। लॉजिक हिट हो रहा है क्या? इसलिए आंसर क्या आएगा बताइए, 12%। जितना रिटेन करेगा उतने से ही तो ग्रोथ देखेगा। हाँ, ये नहीं, ये आने वाले साल पे हम सोच रहे हैं हम कितना कमा लेंगे, पर सब एक्सपेक्टेड है। दुनिया में सब चीज किस पे चलता है, एक्सपेक्टेड। ऑल्दो ये एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट किस बेसिस पे किया जाता है, पास्ट ट्रेंड्स। आप भी तो क्या सोचते हो, अगर ऐसा 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 हुआ है तो आने वाले साल में भी ऐसा होगा। तो बस ये वही चीज है। डन है ना बात एवरीबडी? जी निकालने का फॉर्मूला क्लियर है क्या बताइए, बी इंटू आर। तो मेरे सम्स में जी कितना हो गया, 12%। अब बताइए के ई कितना हो गया, हेंस कैसे आया? 6/120 प्लस 150 कितना आया एवरीबडी? आ गया क्या जी निकालने का एक तरीका? आइए ऊपर नोट्स लिख रहे थे अपने, जहाँ जगह छोड़ाया था हाफ पेज, नोट में हाफ पेज छोड़वाया था, याद है? लिखना है इफ जी यानी ग्रोथ रेट is not given, it can be calculated using any of the one method। इधर से अब 2 एरो, यानी 2 मेथड है, इन दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं। पहला, इफ आरओआई इज गिवन, आरओआई का शॉर्ट में बोलते हैं आर, स्मॉल आर। तो बताइए जी इज इक्वल्स टू फॉर्मूला बी इंटू आर। बी का मतलब हेयर, बी इज इक्वल्स टू, बताइए, रिटेंशन रेशियो। और रिटेंशन रेशियो क्या होता है वो आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। अगर पे आउट 60 है तो रिटेंशन 40 है, पे आउट 50 है रिटेंशन 50 है, पे आउट 70 है रिटेंशन 30 है, मतलब 100 माइनस पे आउट। बोलो डन है क्या? बी का मतलब, आर का मतलब, तो जी का मतलब। ये एक तरीका हुआ। पक्का सेकंड तरीका दूसरा होगा, और वो मैं किससे सिखाऊंगा बताइए? एग्जाम्पल नंबर 7, आज का आखिरी एग्जाम्पल। 7 है ना, 6, एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, रेडी एवरीबडी? लिखिए, करंट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू ₹120। expected dividend is equals to ₹12।
company has paid following dividends in past 6 years. Year dividend 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9.2 10.5 11.1 11.5. Calculate KE. Calculate KE. Calculate KE. बताइए सबसे पहले P0 कितना है और D1 कितना दे दिया 12. क्या सवाल में निकालना पड़ेगा जी? क्या जी दिख रहा है क्वेश्चन में? क्या लग रहा है ग्रोथ रेट है बिजनेस में? क्या दिख रहा है कंपनी में ग्रोथ है? कैसे समझ में आ रहा है? एक वर्ड बोलूं, ट्रेंड देख के. अच्छा लगा वर्ड? क्या देख के? ट्रेंड. क्या ट्रेंड देख रहे हो आप कि डिविडेंड ग्रो कर रहा है सर? फर्स्ट ईयर के एंड में 7 रुपया था, सेकेंड ईयर के एंड में 8 था, ऐसे चलते चलते 6th ईयर के एंड में कितना पहुंच गया? 11.5. तो एनीबडी कोई ग्रोथ रेट निकालना चाहेगा मेरे लिए? कैसे निकलेगा? कोई आइडिया देना चाहेगा? इस ट्रेंड को देख के आप ग्रोथ रेट कैसे निकालोगे? 2 जन हाथ उठाया अभी तक, 3 जन. ठीक है, कोई निकाल के भी देख लो ना, जैसे आप लोग बोल रहे हो. क्या लग रहा है ग्रोथ रेट कैसे निकलेगा? ये कंसेप्ट अगेन हिट दे देता हूं, फाउंडेशन में पढ़ा हुआ. वेरी गुड. द कंसेप्ट इज कॉल्ड CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट. टाइम वैल्यू ऑफ मनी में पढ़ा हुआ है. नहीं भी आता है तो भूल जाओ, मैं तो यही बोल रहा हूं, मैं तो नए तरीके से कराऊंगा एज इफ आपको नहीं आता है. बट क्या लग रहा है इस ट्रेंड को देख के कैसे सोचेंगे क्या ग्रोथ रेट है? सबसे पहले बच्चे के मन में क्या ख्याल आता है मालूम? कि 7 से 8 हुआ, परसेंटेज निकाल लेते हैं कितने से बढ़ा. निकालो तो कितने परसेंट से बढ़ा? 7 से यदि 8 हुआ तो कितने परसेंट से बढ़ा? देखो ना कितने परसेंट से बढ़ा. 14.28 टाइम्स. अच्छा एक बार 8 से 9.2 देखो तो कितना परसेंट से बढ़ा. अगले साल तो 8 का 9.2 हो गया. देखो 9.2 का 10.5, 9.2 का 10.5 आता है ना. 10.5 माइनस 9.2 डिवाइड बाई 9.2. इतना देर अगर ये नहीं कर रहे हो तो आप अपना कंसेप्ट छोड़ रहे हो. बताइए 14 बोलो 13. अच्छा 10.5 से 11.1. इजी काम बोल रहा हूँ, माइनस करके डिवाइड बाई 10. थोड़ा माथा खोलने का काम कर रहा हूँ रे बुड़वक. तुम लोग ये नहीं करोगे माथा नहीं खुलेगा. मैं गलत करवा रहा हूँ जो भी करवा रहा हूँ, बट माथा तो खोलो. नेक्स्ट. तो एक चीज नोटिस करो, क्या अलग अलग ग्रोथ फैक्टर देखने मिल रहा है हर बार? क्या डिविडेंड हर साल ग्रो अलग तरीके से रहा है? तो क्या हमें इन सब का क्या लेना चाहिए? एवरेज. क्योंकि ये तो क्या है 5 साल का. अब एक एवरेज दिमाग में आता है, 5 आ गया रेट, इसको क्या करते हैं? डिवाइडेड बाई 5 कर देते हैं. इसको कौन सा एवरेज बोलते हैं? सिंपल एवरेज. बट क्या लगता है हमें सिंपल एवरेज करना चाहिए? क्यों बताइए तो मैं बताता हूँ. डिविडेंड 3rd ईयर का या 4th ईयर का सिर्फ और सिर्फ 3rd ईयर के कारण नहीं, पुराने सारे पुण्य के कारण मिलते हैं. यानी डिविडेंड इज नॉट अ 1 ईयर अफेयर, इट इज ऑफ कोर्स पेड ड्यू टू, बताइए क्या, प्रीवियस ईयर्स पुण्य. पुण्य मतलब समझते हो ना, मैंने कुछ अच्छा किया है, प्रॉफिट्स. तो ये 1 ईयर इफेक्ट नहीं है, ये कितने साल का इफेक्ट है, पूरा क्यूमुलेटिव. तो इस वजह से हम ऐसे इंडिविजुअल साल का डेटा नहीं निकालते सर. हम देखते हैं अल्टीमेटली ये पैसा 7 का कितना हो गया, 7 का कितना हो गया 11.5. क्या ये बीच वाला डेटा मेरे काम का है? नहीं है. हम सीधा क्या देखते हैं, 7 का कितना हो गया, बोलिए 11.5. कितने साल में? कितने साल में? 6 साल. एब्सोल्युटली रॉन्ग. आंसर इज 5 साल. ये नेक्स्ट मिस्टेक जो बच्चे करते हैं.
बच्चे देखते हैं यहाँ 6 लिखा है तो 6 साल ही तो आंसर है, नहीं, गैप ढूंढिए। ये ईयर 1 का एंड से लेके ईयर 6 का एंड है, तो कितने साल का गैप है? 5 साल। नहीं दिखता है तो ऐसे देखना, 1 2 3 4 5, यानी 5 साल में 7 रुपया कितना बन गया बताइए? 11.5। यानी एक तरीके से ये प्रिंसिपल है और ये क्या है? अमाउंट है। और टाइम कितना है बताइए? 5 साल। तो कंपाउंडिंग रेट के हिसाब से द ग्रोथ रेट इज कॉल्ड जी। और वो जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट का फॉर्मूला छोड़ो, नॉर्मल आता है तुमको अमाउंट निकालना कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, बताओ तो फॉर्मूला क्या जानते थे? ए इज इक्वल्स टू बोलो पी इंटू 1 प्लस आर टू द पावर टी, सीखते थे ना। ये तो नॉर्मल कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। बताइए यहाँ अमाउंट कितना है? अमाउंट पहले बताइए, यहाँ अमाउंट कितना है? 11.5। प्रिंसिपल कितना है? 7। ग्रोथ रेट, आर मतलब ग्रोथ रेट, और टाइम 6 की 5। ये नेक्स्ट मिस्टेक लोग करते। क्या ये वाला इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे बताइए? ग्रोथ रेट। यानी ग्रोथ रेट इज कैलकुलेटेड यूजिंग CAGR कंसेप्ट। लिखना इस बात को नीचे, हेयर ग्रोथ रेट इज कैलकुलेटेड यूजिंग डैश कंसेप्ट। बोलो कौन सा कंसेप्ट? बोलो कौन सा कंसेप्ट? CAGR, सिंस डैश इज गिवन। बोलिए ट्रेंड इज गिवन। क्या दिया हुआ है हमें? ट्रेंड। बताइए ट्रेंड देख के क्या बोलोगे? सबसे पहले पहला वाला डिविडेंड, सबसे पहला वाला डिविडेंड यानी क्या? कितना था? 7। ब्रैकेट में क्या? ब्रैकेट में क्या? 1 प्लस जी टू द पावर 5। 5 क्यों आया है समझ में आया? यहाँ हो कर देना, यहाँ हो कर देना। लोग 6 सोचते हैं बट क्या आएगा? 5 इज इक्वल्स टू 11.5। बीच के कुछ से मतलब ही नहीं। अल्टीमेटली एवरेज में क्या ग्रोथ रेट है? वो तो पर एनम ग्रोथ रेट यहाँ से आ जाएगा। तो वो अचानक से 8 हुआ, फिर वो उससे मतलब नहीं है। 7 का कितना हो गया? 11.5। तो व्हाट इज योर एवरेज ग्रोथ रेट? अब बताओ, क्या आप 7 को इधर भेज दोगे? तो बताओ 1 प्लस जी टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू 11.5 बाई 7 कितना आया? 1.64 समथिंग 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 चल रहा है क्या यहाँ? 1.64 और सब चीज़ चल रहा है क्या यहाँ? रहने देना कैलकुलेटर में उसको पूरा। और बताइए 1 प्लस जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वो 1.64 जो भी चल रहा है टू द पावर 1/5। क्या पावर 1/5 करना एक डर्टी पावर है? याद है सबको डर्टी पावर? मैंने बेसिक्स पे भी कराया है, लिखाया है, नहीं लिखाया है? तो एक काम करो, कॉपी के लास्ट पन्ने में जाओ, कॉपी के लास्ट पन्ने में जाओ। लास्ट पन्ना एवरीबॉडी, लास्ट पन्ना, लास्ट पन्ना। कि सर पावर 1/5 कैसे निकलेगा? हम लोग को पावर 1/2 निकालना आता है, रूट। पावर 1/4 निकालना आता है 2 बार रूट। पावर 1/8 निकालना आता है 3 बार रूट। बट 1/5, 1/3, 1/6 नहीं आता हम लोग को, तो वो सिखा रहा हूँ। आइए लिखिए लास्ट पन्ने में, लास्ट पन्ने में कॉपी के। क्यों? कारण ये बार बार वापस जब यूज आएगा तुम सीधा वो लास्ट पन्ना यूज देख सकते हो। कॉपी के लास्ट पन्ने में लिखोगे हाउ टू कैलकुलेट डर्टी पावर, हाउ टू कैलकुलेट डर्टी पावर, हाउ टू कैलकुलेट डर्टी पावर। मैं इसको डर्टी इसलिए बुलाता हूँ, गंदा है, ये मेरा नाम दिया हुआ है। हाँ? कोई ऐसे मत यूज़ कर लेना कहीं, ए डर्टी पावर आता है तेरे को मारेगा थप्पड़। डर्टी पावर नहीं है वो, ऐसे ही कुछ वर्ड है। तुम बस हाउ टू कैलकुलेट क्या है बताइए? डर्टी पावर। जैसे अपने इसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं, 1.64 समथिंग चल रहा था अपना, टू दी पावर क्या आया बताइए? तुम लोग यहाँ थोड़ा 2-3 डेसिमल्स और लिख लेना। आया क्या ये? 1.64 समथिंग। स्टेप 1 लिखिए, स्टेप 1। इस कैलकुलेटर में क्या करना पड़ता है लिखिए। स्टेप 1, 12 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। तो वो जो नंबर हमारे कैलकुलेटर में आया हुआ है 1.64 समथिंग 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 पूरा, उसका क्या करेंगे बताइए? 12 वर्स स्क्वायर रूट। लिखने के तुरंत बाद 12 वर्स स्क्वायर रूट बटन दबाओ कैलकुलेटर में। लिखने के तुरंत बाद 12 वर्स स्क्वायर रूट बटन दबाओ कैलकुलेटर में। लिखने के तुरंत बाद 12 वर्स स्क्वायर रूट दबाओ कैलकुलेटर में। दबा दिए। स्टेप 2 -1 करो। स्टेप 2 -1 करो, जो आया उससे -1 कर दो। स्टेप 3 सुनना,
इनटू डर्टी पावर। अच्छा, इनटू डर्टी पावर मतलब इनटू किससे करेंगे? 1/5। अच्छा, इनटू 1/5 मतलब डिवाइडेड बाई 5, बट लिखना ऐसे ही इनटू डर्टी पावर जो कि था 1/5, तो मतलब इनटू 1 डिवाइडेड बाई 5, इनटू 1 डिवाइडेड बाई 5 कर दिए। स्टेप 4 अब उल्टा काम करना है, +1 +1। लास्ट स्टेप 5 टेक्निकल है, सुनना सुनना। इनटू इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमा में टुगेदर 12 टाइम्स। मतलब सर ये नहीं समझे सर, इनटू के बाद इक्वल्स टू नहीं, इनटू इक्वल्स टू, इनटू इक्वल्स टू, इनटू इक्वल्स टू, ऐसे कितने बार? 12 बार, ऐसे 12 बार, जो बोला ऐसे 12 बार। इनटू इक्वल्स टू, इनटू इक्वल्स टू, इनटू इक्वल्स टू 12 बार, जो बोला ऐसे इनटू इक्वल्स टू 12 बार। देखो क्या आ रहा है, वेट कर रहा हूं, वेट कर रहा हूं। ये सारा स्टेप्स करने के बाद इस पर्टिकुलर चीज का वैल्यू कितना आया? इनटू इक्वल्स टू 12 बार। समझ में आया सबको? इनटू इक्वल्स टू 12 बार। अगर कुछ गड़बड़ हो गया बीच में तो वापस से स्टेप्स दोहरा लो। हाँ, 1.104388 टाइप्स। देखो पहले ये आया क्या, यानी आंसर कितना है इसका सर? 1.104388 टाइप्स। वापस से करो स्टेप्स। क्या करना है सर? ये जो नंबर आया, ये नंबर लो पहले। ये नंबर क्या था? ये नंबर क्या था? जाके देखो नंबर क्या था। 11.5 डिवाइडेड बाई 7। इसका क्या करोगे? 12 बार स्क्वायर रूट। 12 बार स्क्वायर रूट दबाने के बाद -1। सर ऐसा क्यों करते हैं? अबे मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है, वरना हम वह सब नहीं करते, अलाउड नहीं है। तो कुछ तो ट्रिक सीखना होगा इस कैलकुलेटर में। ये तरीके से निकल सकता है। इनटू डर्टी पावर यानी डिवाइडेड बाई 5 +1, और उसके बाद क्या बोले? इनटू इक्वल्स टू वाला बटन 12 बार। आया सबका? पहले बोलो, आया क्या सबका? तो ये आया मेरा वैल्यू किसका? वो वाले पार्ट का। अब वापस आओ उस सम्स में, वापस आ जाओ उस सम्स में। तो 1 + g का वैल्यू कितना निकला डर्टी पावर से? 1.10438। तो 4 ले लेते, क्या डन है ना? 1.1044। क्या ये 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना? तो g इज इक्वल्स टू दिस -1। तो बताइए कितना हो गया? 0.1044 यानी 10.44%। ग्रोथ रेट इज ऑन एन एवरेज 10.44%। तो ग्रोथ रेट किससे निकला सर? ट्रेंड से। तो फाइनली KE इज इक्वल्स टू बताइए क्या था? D1 12/120 + 0.1044 इंटू 100% यानी 20.44। क्या तुम पॉइंट्स में रहने देना, क्या दिक्कत है? यूज तो वही करना है वापस, कोई दिक्कत नहीं। बोलो एवरीबडी, कैसे आया? समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं? यूज ऑफ विच पावर? डर्टी पावर। डन है? ऊपर नोट्स कंप्लीट कर लेते हैं। एरो छोड़ दिए थे किसके लिए? नहीं नहीं नहीं, यही जी का दूसरा मेथड, ग्रोथ रेट के लिए जगह छोड़ दिए थे ना। बोलो, ग्रोथ रेट का नोट्स के लिए जगह छोड़ दिए थे ना। तो वहां सेकंड वाला, इफ डैश इज गिवन, वेरी गुड, इफ ट्रेंड इज गिवन, तो जी कैसे निकलेगा सर? यूज व्हाट बताइए? यूज CAGR कंसेप्ट। यानी क्या करेंगे सर? कोई एक डिविडेंड लेंगे, मे बी जो भी पहला सबसे पहला डिविडेंड दिया, इनटू क्या करेंगे? 1 + g⁻, क्या ऊपर लिखना गैप। इससे ध्यान रहेगा कि वो 6 नहीं लेते, 1 और 6 का गैप लेते, इससे ध्यान रहेगा, वरना वो गलती करोगे आप 6 लेने का। 6 साल का डेटा दिया है मतलब गैप 5 साल का है। क्या बोलो, समझ में आ रहा है बात? गैप इज इक्वल्स टू डी। वापस अब ये इसको अगर मैं कुछ D0 बोल रहा हूँ तो ये DN हो गया, ऐसी
कि पहला वाला से लेके dn तक का गैप लेते हैं, तो गैप इज n-0 वाला, तो 1 से अगर 6 है तो ऊपर 5। डन है ना बात आपको? तो 1 ही लिख लो आप, पहला वाला d1 से dn ऐसे लिख लो। और गैप का मतलब बताओ, हेयर गैप इज इक्वल्स टू बोलो n-1, मतलब अगर 6 साल है तो गैप कितना हो जाएगा 5 साल। क्या इधर से आप जी निकाल लेंगे? हाँ। अब अगर वो गैप डर्टी है, मतलब 5 है, 6 है, 3 है, तो डर्टी पावर 2 है, 4 है, 8 है, तो सिंपल उस 2 बार स्क्वायर रूट, 1 बार स्क्वायर रूट, 3 बार स्क्वायर रूट। एवरीबडी क्लियर है जी निकालना 2 मेथड से? दिस कंप्लीट्स टुडेज क्लास डिस्कशन। तो आज हमने क्या क्या सीखा बताएंगे? आज हमने सिर्फ और सिर्फ गॉर्डन मॉडल से इक्विटी का कॉस्ट निकालना सीखा, और वो भी सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल। इसमें हमने D1, P0 और G के ऊपर चर्चा की। होमवर्क लेंगे आज का, होमवर्क लेंगे आज का, होमवर्क लेंगे आज का 9, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11, 9 और 11। कल क्या है? सैटरडे संडे, तो अब एफएम की क्लास कब है? सीधा मंडे। डन है ना बात? कल कॉस्ट होगा, एफएम नहीं है। डन है ना? अभी हम 11 बजने में 6 मिनट बचा है, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 11:15। ठीक है, आज हम 11:15 से स्टार्ट करेंगे, 20 मिनट का ब्रेक। मंडे किस बात का छुट्टी? गुरु नानक जयंती।